मैं मरा नहीं हूं। मेरी ये हालत, क्या मैं किसी और जमाने में आ गया हूं? साल 1958 है। मैं सचमुच 1958 में वापस आ गया हूं। मेरा नाम लिनहाओ है। इस जिंदगी में मैं चार नौशा है। रेलवे विभाग का एक गार्ड हूं। उनकी मां एक शहीद हैं। उनके माता पिता दोनों शहीद हैं। एक हफ्ते भर पहले ट्रेन में नेक काम करते हुए चाकू घोंप दिया गया। अस्पताल पहुंचाया गया। अभी साल 1958 चल रहा है। जल्दी 3 साल का भीषणकाल शुरू होने वाला है। बस अब खत्म हो गया, पूरा खत्म। मैं इस जमाने में कैसे आ गई? यह है मेरा जन्म चिन्ह। निर्माण स्थान। क्या यही वो शक्ति है जो मेरे पुनर्जन्म के बाद आई? ओह, यह एक भंडारण स्थान है। मैं इसमें चीजें आसानी से रख और निकाल सकता हूं। समझ आओ। अंदर आ जाओ। इस विशेष स्थान के साथ मैं इस अकाल के दौर में भी दौलत और सफलता पा सकता हूं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे जल्दी से अस्पताल को फिर से चालू करना होगा। किसी को भी मेरा राज पता नहीं चलना चाहिए। हाउ जी, तुम जाग गए। जल्दी जल्दी मास्टर को देखने दो। ये मेरे गुरु हैं, रेलवे पुलिस थाने के प्रमुख, माता पिता के साथी सैनिक। माँ बाप के जाने के बाद मुझे मेरे गुरु ने ही पाला पोसा। डॉक्टर जी, मेरा भांजा जाग गया है। हावा, तूने तो गुरुजी की जान ही निकाल दी। अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं तेरे माता पिता को मुंह कैसे दिखाता? गुरुजी, आप फिक्र ना करें। देखो, अरे, मैं ठीक हूं। अरे ना समझ लड़के, आगे किसी बदमाश से मिलो तो गुरुजी को बताना। अकेले नहीं भिड़ना। माफ करना गुरुजी, आपको चिंता करवा दी। अगली बार मैं जरूर ध्यान रखूंगा। इतने साल अनाथ रहने के बाद भी मुझे आज भी परिवार का प्यार महसूस होता है। कोई बात नहीं, तुम सही सलामत हो। कल हम घर चलेंगे। मैं तुम्हारी चाची से कहूंगा तुम्हारे लिए मुर्गी बनाए। तुम्हारी अच्छे से ताकत बढ़ेगी। मैं बिल्कुल ठीक हूं मास्टर। 1958 से लेकर 1980 के दशक तक का वो दौर, वो सच्चा स्वर्णिम युग था जब हर तरफ अवसर बिखरे पड़े थे। अब जबकि मुझे दोबारा जीने का मौका मिला है तो मैं हर उस मौके को पकड़ूंगा जो मुझे अमीर बना सके। आओ आओ छोटे आओ। तुम तो अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हो। ये चिकन लेग खाओ, ताकत मिलेगी। भैया, तुम ही हो जो मुझसे मिलने आए। नहीं तो महीने भर मुझे मांस का टुकड़ा भी नसीब नहीं होता। मेरी, तुम अभी बढ़ती उम्र में हो। ये चिकन लेग तुम खाओ। भैया, ये तो ठीक नहीं है। तुम अभी हॉस्पिटल से छुट्टी हुए हो ना? तुम्हें पोषण की जरूरत है, कोई अच्छा खाओ। गुरु माता जी, मैं बिल्कुल ठीक हूं। एक बात और, गुरु माता जी, बिल्कुल सही कहा। ये चावल तो किलो के भाव 1 रुपया बढ़ गया है। सुन रहा हूं हेनान में इन दिनों सूखा पड़ रहा है। इस साल कोई फसल नहीं होगी। 3 साल के भीषण अकाल की कल्पना भी नहीं थी। यह इतनी जल्दी शुरू हो गया। नहीं, यह नहीं चलेगा। मुझे पैसे कमाने का कोई रास्ता ढूंढना ही होगा ताकि गुरुजी का परिवार इस अकाल में सुरक्षित रह सके। गुरु माता, गुरुजी, मेरा खाना हो गया। मैं पहले बाहर घूमकर आता हूं। ठीक है, ध्यान से जाना।
यह 1958 का साल है। हर तरफ पैसा कमाने के मौके हैं। हाँ बिल्कुल, मेरे पास किस्मत का साथ है। इसे सीधे वापस ले सकते हैं। मछली पकड़ने से यह कहीं ज्यादा कारगर है। यह मछली मेरी पहली कमाई है। बॉस, ये फिशिंग रॉड बिकेगी। 10 रुपये दिन भर के किराए पर दूंगा। मैं आपको 100 रुपये दूंगा। यह मछली का चारा और फिशिंग रॉड, सब कुछ तुम्हें दे दिया। अब कोई मुझे नहीं देख सकता। शायद नियति स्थान का इस्तेमाल कर लिया। समझ आओ। बहुत बढ़िया। सचमुच काम कर गया। पहले मैं ऐसे ही 5,000 किलो समेट लेता हूं। समझ आओ। ले लो। ले लो। वाह, मेरा आध्यात्मिक आयाम स्तर उठ गया है। मेरी संवेदन शक्ति 5 मीटर से बढ़कर 50 मीटर हो गई है। नहीं, इस खाई की तलहटी में कुछ है। यह क्या है? कहीं यह पिछले शासनकाल का छिपा खजाना तो नहीं? उस साल जब शहर टूटा था, तब कई राजपरिवार और अमीर लोग अपनी दौलत बचा नहीं पाए। उन्होंने खजाने यही जमीन में गाड़ दिए। क्या यह वही है? जो मुझे मिला है? ले लो। इतना भारी है तो ये तो बहुत कीमती चीज है। अरे, ये तो बड़ी सोने की मछली है। सिर्फ यह एक टुकड़ा ही 5 किलो का है। इस पूरे बक्से का वजन शायद 500 किलो होगा। कमाल हो गया। अब तो सच में कमाल हो गया। तुम चाहती हो? सृष्टि स्थान 1 मीटर बढ़ गया है। पता चला कि सोना सृष्टि स्थान को बढ़ा सकता है। तुम सब कुछ चाहती हो। जब तुम चाहती ही हो तो ले लो सब कुछ। सृष्टि स्थान मूलतः सिर्फ 3 वर्ग मीटर का था। अब पूरे 300 वर्ग मीटर का क्षेत्र हो गया है। संवेदन शक्ति भी 100 मीटर बढ़ गई है। पहला संदूक सोने का है। बाकी 2 संदूक भी कम नहीं होंगे। हरा पत्थर। ये तो बादशाही हरा है। ये तो बहुत बड़ा फायदा हो गया। तुम्हें हरा पत्थर भी चाहिए? ठीक है, सब तुम्हारा है। ये दिव्य अमृत है।
बहुत दर्द हो रहा है। लगता है शरीर की सारी नसें टूटने वाली हैं। लेकिन अब लगता है सारे शरीर में शक्ति भर गई है। ये दिव्य अमृत, ये तो शरीर की नस नस को शुद्ध कर सकता है। ये सब चीजें राजमहल के पुराने खजाने जैसे लगती हैं। अंधेरे का फायदा उठाकर कपड़े बदल लेते हैं। इस जमाने में हर चीज के लिए राशन कार्ड चाहिए। चोरी छिपे सौदा करना बड़ा अपराध है। ये सब ब्लैक मार्केट में ही हो रहा है। सारी मछलियां बेच दो। अरे, खरीदोगे या बेचोगे? खरीदो 1 पैसे में, बेचो 2 पैसे में। मुझे बेचना है, पर मेरा सामान बहुत ज्यादा है। तुमसे यह फैसला नहीं हो पाएगा। जाओ और अपने बॉस को यहां बुलाओ। क्या आप भी हमारे बॉस से मिलना चाहते हैं? अनाज सौंप दो। मैं फैसला ले सकता हूं। मैं मछली बेचता हूं और यह 5,000 कैटी मछली है। हर एक का वजन पूरे 3 पाउंड है। क्या आप फैसला ले सकते हैं? माफ करना भाई, पहले सिगरेट पी लेते हैं। छोटू, जल्दी से बॉस के पास जाओ। हाँ, एक साथ इतनी सारी मछलियां निकालोगे तो शक होना तो तय है। फिर भी झूठी पहचान बनानी पड़ेगी। ये है छोटू, यही है वो लड़का, यही है वो छोटा भाई। 5,000 किलो मछली बेचनी है। यही है वो नौजवान, 5,000 किलो मछली बेचने का दावा कर रहा है। जी बॉस, सही सुना आपने। ये है हमारे मुखिया। बॉस हो पूरे पूर्वी शहर में। हमारे बॉस का ही राज चलता है। छोटे भाई, किस रास्ते के हो तुम? इतनी मछलियां अभी ला पाना कोई मामूली बात नहीं है। ये मछलियां हो बड़े भाई से मिलने आया हूं। मेरे पास 5,000 किलो मछली है। मैं काउशान कम्यून से हूं। यह मछली हमारे कम्यून ने सामूहिक रूप से पाली है। बस इतना नहीं पता कि वो बड़े भाई इतना सब संभाल पाएंगे क्या। काउशान कम्यून, सुना है आप लोगों के पास, हर किसी के पास, दोनों ही शिकार में माहिर हैं। मुझे तुम पर भरोसा है। यह मछली मैं सारी ले लूंगा। हर किलो का 4 आना दूंगा। 2,000 रुपये। ठीक है, वो सारी मछलियां जंगल में हैं। पहले मैं गांव वालों का स्वागत करता हूं। बड़े भाई हो, आप 15 मिनट बाद लोगों को लेकर मेरे पास आना। अगर तुम्हारे पास सच में इतनी सारी मछलियां हैं तो मैं तुम्हें एक अतिरिक्त माताई शराब की बोतल दूंगा। अगर तुम्हारे पास सच में इतनी सारी मछलियां हैं तो मैं तुम्हें एक अतिरिक्त माताई शराब की बोतल दूंगा। अरे, यहीं ठहरते हैं। आखिरकार इन 5,000 किलो मछलियों को बोझ उतार दिया। बड़े भाई हो, आ जाओ। लड़के, सच में इतनी सारी मछलियां हैं जैसा पहले तय हुआ था। 4 माओ प्रति किलो, 2,000 रुपये। आओ छोटे भाई, तुम गिन लो। हो बॉस बहुत ईमानदार है। क्या आप दोबारा गिनती नहीं करेंगे? अरे, इतने साल काम करके मेरी आंखें ही तराजू हैं। आगे से मछली मिलेगी, जितनी चाहो ले आओ। हो बॉस, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो मैं पहले चलता हूं। रुको। हो बॉस, तुम धोखे से हड़पना चाहते हो? अरे भाई, आप गलत समझ रहे। हम 4 9 शहर के असली मर्द हैं। हमारा एक वचन ही पत्थर की लकीर होता है। मैंने जो माताई देने का वादा किया था वो तो आपने ली ही नहीं। आज के बाद से आप हमारे पूर्वी शहर के विशेष अतिथि हैं। बॉस हो वाकई में बहुत दिलदार इंसान है। तो फिर हम जरूर कभी न कभी मिलेंगे। ठीक है, इन मछलियों को बेच दो। एक ही बार में 2,000 कमा लिए। फिर ब्लैक मार्केट चलते हैं। कुछ सस्ते में ठिकाने लगाने का मौका देखेंगे। देखते हैं कुछ कमाई हो जाए कि नहीं। ये तो नीलामी चल रही है। 3 लाख का मिंग राजवंश का जुबान दे लो। मालिक, कितने का है? 20 रुपये, 10 रुपये। यह जुबान दे लो आगे चलकर। नीलामी में करोड़ों में बिका था। अभी साल 1958 है। ब्लैक मार्केट में नकली सामान हो ही नहीं सकता। लगता है अभी के एंटीक्स की अभी कोई कीमत नहीं है।
कीमत ठीक है। और क्या अच्छा सामान है, निकाल कर दिखाओ मुझे। लगता है तुम असली चीज पहचानते हो। फिर तो बस देखते रहिए। युवान राजवंश की नीली सफेद चीनी मिट्टी की मोरनी प्लेट, गे या भट्टी की अष्टकोणीय प्याली। आने वाले समय में ये सब करोड़ों की कीमत के खजाने बन जाएंगे। मालिक, ये सारी चीजें मुझे लेनी है। लगता है आपको इस काम की अच्छी समझ है। सच कहूं तो अगर हालात इतने खराब ना होते तो मैं यह अनमोल चीज बेचने न निकलता। एक कीमत 300 रुपये। कोई बात नहीं, डील पक्की। जब ये 3 साल का आकार लेगा तो इन नायाब चीजों की कीमत आसमान छुएगी। कम से कम 10 गुना तो बढ़ेगी ही। भाई, पैसा और सामान दोनों का हिसाब साफ। अब कोई और दिक्कत है क्या? भाई, गलत मत समझो। मैंने देखा तुम्हें इस काम की समझ है। यह मेरे घर का पता है। घर पर और भी बहुत कुछ है। महल की पुरानी चीजें। अगर चाहो तो यहां आकर मुझसे मिलना। ठीक है। यह मांस कितने का है? यह असली जंगली सुअर का मांस है। 80 पैसे किलो। जंगली सुअर के मांस में तेज गंध होती है, इसलिए ये सुअर के मांस से सस्ता है। आजकल के लोग इसकी गंध दूर करना नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूं। इससे तो मुनाफा हो गया। मालिक, कितने किलो है? मैं सारा ले लूंगा। मेरा ये सुअर 300 किलो से ज्यादा का है। तुमने सब कुछ ले लिया। सिर्फ सुअर का मांस ही नहीं है, यह अंडा भी मुझे चाहिए। ठीक है छोटे भाई। ये सुअर मैं तुम्हें 300 का देता हूँ। अंडे में मुफ्त में देता हूँ। कुल मिलाकर तुम मुझे 210 रुपये दो। बस इतना ही काफी है। आप मुझे 210 रुपये दे दीजिए। बस बस इतना ही काफी है। ये तो बहुत सस्ता है। मात्र 200 रुपये में एक सुअर आ गया। इस जमाने में सब कॉमन मेस में खाते हैं। शायद मसाले नहीं मिल पाएंगे इसे सुगंधित करने के लिए। लगता है कल मुझे आयुर्वेदिक दुकान पर जाना होगा। ठीक है, बहुत अच्छा। पता नहीं इस दुकान में क्या आयुर्वेद से जुड़ी कोई किताबें हैं। उस अमृत रस को पीने के बाद याददाश्त बहुत तेज हो गई है। शायद कुछ आयुर्वेद सीखकर अपना भविष्य सुरक्षित कर लूं। साथ ही मैं रेलवे स्टेशन का पुलिसकर्मी हूं। यहां कुछ आयुर्वेदिक दवाई लेने आया हूं। माफ कीजिएगा, अभी सही समय नहीं है। कृपया अभी जाइए। बिल्कुल नहीं, छोटे लियो। ये बेद भी नहीं चलेगी। हम सभी तो जनता की सेवा के लिए हैं। किसी के साथ विशेष व्यवहार नहीं हो सकता। तुम साथ ही अंदर आइए। पूरे शरीर में छुपी चोट के निशान हैं। दिल पर भी एक जानलेवा घाव है। लगता है ये भी एक युद्ध देख चुके वरिष्ठ सेनापति हैं। माफ कीजिएगा छोटे साथी। डॉक्टर को अभी और समय देना पड़ेगा। आपको तकलीफ दी। महान सेनापति, आप तो मेरा मान बढ़ा रहे हैं। पहले आप अपना इलाज करवाइए। मैं बस इधर उधर घूमने जा रहा हूं। हाँ। साथ ही छोटी मछली, क्षमा करें, क्या आपके पास चीनी पारंपरिक चिकित्सा से जुड़ी कोई किताबें हैं? मैं उन्हें देखना चाहूंगा। हाँ हैं। जरा ठहरिए। मंडल, पहले आप देखिए। जब मेरे गुरुजी फुर्सत में होंगे तभी आपकी दवा तैयार करेंगे। शुक्रिया साथी। छोटी मछली। शून्य ज्यादा मात्रा में अमृत पीने के बाद बीमार पड़ गया। न सिर्फ देखते ही याद रख सकता है, बिल्कुल सही तरीके से समझ और इस्तेमाल कर सकता हूं। मेरी मौजूदा चिकित्सा कला पूरे शहर में सबसे श्रेष्ठ मानी जानी चाहिए। बुजुर्ग जनरल साहब, जनरल साहब, जनरल साहब, आप ठीक तो हैं? नहीं, ठीक नहीं है। मौसम बहुत गर्म और उमस भरा है। गुस्से से दिल पर बहुत बुरा असर हुआ है। अरे बाप रे, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। अब एक्यूपंक्चर से काम नहीं चलेगा। अब तो हॉस्पिटल जाकर इंजेक्शन ही लगवाना पड़ेगा। ये तो बुजुर्ग कमांडर लगते हैं। घबराओ मत, सब शांत रहो। मुझे कोशिश करने दो। क्या आप ट्रेन गार्ड नहीं हैं? आपको मेडिकल ज्ञान भी कैसे आता है? मैं बचपन से सीखता आया हूं। ये तो बेतुकी बात है। क्या आप जानते हैं ये कौन है? अगर कुछ हुआ तो आप जिम्मेदारी ले पाएंगे? बुजुर्ग जनरल के दिल में कोई चीज फंसी है। उनका ब्लड प्रेशर हमेशा से ही बहुत ज्यादा रहता है। उन्होंने कुछ बातें सुन ली थी जो बहुत जरूरी थी। इसी वजह से वो गिर पड़े। अब और नहीं सहा जा सकता। तुम्हें ये कैसे पता? बूढ़े जनरल के दिल के पास गोली के कुछ टुकड़े फंसे हुए हैं, सिवाय मेरे। ये बात तो सिर्फ उसके परिवार वालों को ही पता होनी चाहिए। आयुर्वेद में देखना, सुनना, पूछना और जांचना जरूरी होता है। मैंने अभी अभी उसके दिल की धड़कन सुनी तो उसमें हल्की सी गड़बड़ी महसूस हुई। महोदय, कृपया आपकी सुइयां मुझे दीजिए।
सेनापति जी का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है। एक्यूपंक्चर से न सिर्फ ब्लड प्रेशर कम नहीं होगा, बल्कि यह और भी बढ़ सकता है। उस समय तक अगर प्रेशर की दवा भी आ जाए तो कुछ नहीं बचा पाएगी। सामान्य एक्यूपंक्चर तो बेहतर है, लेकिन दिल का संतुलन जरूरी है। शार्पनर ने दिल को छलनी कर दिया, जिससे हृदय की गर्मी बहुत बढ़ गई। मुझे इस्तेमाल करना होगा ये नियांग 11 सुइयों का, दिल की यांग ऊर्जा को संतुलित करने के लिए, तभी ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। क्या? ये नियांग 11 सुइयां? बूढ़े जनरल, इस बार आप बच जाएंगे। ये नियांग 11 सुई चिकित्सा है। यह क्या है? आप तो इस शहर में नामी हकीमों में गिने जाते हैं, अगर आप भी नहीं जानते। ये सम्राट हुआंगी के चिकित्सा ग्रंथ में वर्णित एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो बहुत पहले लुप्त हो गई थी। येन और यांग का संतुलन बनाकर हर बीमारी का इलाज किया जा सकता है। यह उम्मीद नहीं थी कि इतनी कम उम्र में तुम्हें हवांगी नेजी, पीठ सम्राट का आंतरिक ग्रंथ की इतनी गहरी समझ होगी। धत तेरे की, तुमने बूढ़े जनरल के साथ क्या किया? अशिष्ट मत बनो छोटे लियो। जनरल, आप ठीक तो हैं? ये तो बहुत पुरानी बीमारी है। जवान, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, मौत के मुंह से वापस आने के लिए। आप तो उस जंग में नहीं मरे थे। तुम्हारी बातें अच्छी लगती हैं। आपने मेरी जान बचाई है, मैं भी कंजूसी नहीं कर सकता। बताइए आप क्या चाहते हैं? महान जनरल, आप बहुत विनम्र हैं। अगर आप जैसे सैनिक ना होते तो हमारा ये शांतिपूर्ण जीवन कहां होता? हम आपसे कोई इनाम मांगने के लायक नहीं हैं। आप ऐसा कहते हैं, वरना लगेगा मैं बहुत संकीर्ण सोच रहा हूं। लियो जी, उन्हें बंदूक दे दो। जी। ये सेना का नवीनतम उपकरण है, टाइप 56 सेमी ऑटोमेटिक राइफल। इसकी मारक क्षमता बहुत जबरदस्त है, जंगली सुअर को भी एक गोली में ढेर कर देती है। तुम पुलिस वाले हो ना, बिना अच्छी बंदूक के कैसे काम चलेगा? अब ज्यादा हिचकिचाओ मत। कुछ दिनों में ही तो नॉर्थ ईस्ट के लिए ट्रेन है, साल 1958 का नॉर्थ ईस्ट। पर यहां तो शिकार का जमाना था। शिकार में मछली पकड़ने से कहीं ज्यादा कमाई होती है। आगे कोई दिक्कत हो तो बताना। आप सीधे मिलिट्री क्वार्टर्स की तीसरी बिल्डिंग में मुझसे मिल सकते हैं, इस पूरे बीजिंग शहर में। ऐसी कोई बात नहीं जो मैं न कर सकूं। जब मैं इस बंदूक से कोई उपलब्धि हासिल करूंगा, तब मैं आपके पास खुशखबरी लेकर आऊंगा। जनरल साहब, आपका ब्लड प्रेशर अभी अभी सामान्य हुआ है, कृपया आप ज्यादा भावुक ना हो। अरे, लेकिन मेरा वो प्यारा पोता, उसकी तरफ से कोई खबर ही नहीं है। हाय, किसी और दिन। शाओलियो। अरे बाप रे, जनरल हु के कई बेटे युद्ध में शहीद हो गए। सबसे छोटा बेटा ही बचा था, वही जीवित रहा। अभी नवजात पोता फिर गायब हो गया। अब पूरा हो परिवार बेतहाशा उसे ढूंढ रहा है। अब समझ आया। अरे भाई, आपको कौन सी जड़ी बूटी चाहिए? आप खुद निकाल लीजिए, आपकी चिकित्सा कला मेरे जैसे बूढ़े से कहीं बेहतर है। कृपया मुझे कुछ मसाले दिलवा दीजिए, और सिंदूर भी। ये पिस्तौल मुझे अभी बूढ़े जनरल ने भेंट की है। मैं भी पहाड़ों पर जाकर कुछ शिकार करना चाहता हूं। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए लेकर आता हूं। कोई बात नहीं, सब अपने ही लोग हैं, चिंता मत करो। गुरुजी, छोटे हाओ, मैंने तुम्हें 3 दिन की छुट्टी दी थी ना? अभी तो ऑफिस का समय भी नहीं हुआ है। ये मैंने कल मछलियां पकड़ी थी, खासतौर पर आपके लिए लाया हूं। शैतान लड़का, एक बार चोट खाई है तो अब शिष्टाचार भी आ गया है। मैंने सुना है कि हमारी यह ट्रेन पूर्वोत्तर जाती है। मैं तो सोचा था कि आपसे कुछ सीखने का मौका मिलेगा, तो आप मुझे यही रोकने की सोच रहे थे। चलिए, आपका परिचय करा देता हूं। ये है हमारे इस ट्रेन के ट्रेन मास्टर, मास्टर रॉबर्ट। अब आप खुद ही पूछ लीजिए कि मास्टर रॉबर्ट आपको रखेंगे या नहीं। रिश्तेदार अंकल, नमस्ते। अरे वाह, सचमुच नौजवानों में ही असली हीरो होते हैं। आपकी बहादुरी वाली घटना के बारे में पूरी ट्रेन के सभी यात्री जान गए हैं। ठीक है, सहयोग से हमारी इसी गाड़ी में अभी एक ट्रेन गार्ड की कमी है। हम छोटे नायक का स्वागत करते हैं। हमारी गाड़ी में आ जाओ। धन्यवाद राम चाचा। गाड़ी चलने वाली है, जाकर मामी की टिकट जांचने में मदद करो। अरे ड्राइवर साहब, आप तो आमतौर पर गाड़ी के साथ नहीं जाते, इस बार तुम भी कैसे सवार हो गए? इस बार वो भी कैसे शामिल हो गया? अभी इस शहर में मांस का हाल यह है, पैसे होने पर भी नहीं मिलता। मैं सोच रहा था कि उत्तर पूर्व की तरफ जाकर देखूं, शायद कुछ मांस जुटा पाऊं। अगर तुम मांस ला सको, किसी भी तरह का मांस हो चलेगा। उसने ऊंचे दाम पर सारा माल खरीद लिया। रुपये
लेकिन अगर स्टेशन को बेच दे तो पैसे खर्च करने में दिल खुश होगा। ठीक है, इस नौजवान में दम है। बहुत अच्छा। हाँ, अंदर आ जाओ। अपनी सीट ढूंढ लो। अभी कोई सुरक्षा जांच मशीन नहीं है, लेकिन ट्रेन गार्ड बंदूकें लेकर चलते हैं। आमतौर पर कोई ट्रेन में मुसीबत नहीं खड़ी करता। अंदर आओ। अपना सामान ठीक से रख लो। ट्रेन में इतना शोर है, बच्चा अभी भी इतनी गहरी नींद में सो रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। यह अमेरिकी पिस्तौल है। ये दोनों आदमी पक्का जासूस हैं। पहले मैं अपनी गोल्डन फिंगर टेक्निक इस्तेमाल करता हूं, उसकी पिस्तौल की गोलियां निकाल लेता हूं। गुरुजी, वो आदमी जो अभी यहां था, उसके पास बंदूक है। इस तरह से आप शौचालय के दरवाजे के पीछे छिप जाइए, फिर मैं बाहर जाकर उससे लाइट मांगूंगा। उस समय आप दरवाजा खोल देना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो आदमी खतरनाक है, उसके पास बंदूक है। तुम अंदर रहो। खतरा हो तो भी मैं ही लड़ूंगा। गुरुजी, मुझे अंदाजा है। तुम्हें तो सिगरेट पीनी भी नहीं आती। तुम्हारे कपड़ों से सिगरेट की बदबू तक नहीं आती। बस तय हो गया, तुम अंदर रहो। मैं थोड़ी देर टॉयलेट जा रहा हूं। देहाती भाई, जरा लाइट दे दो, बहुत नमी है। शुक्रिया। बिल्कुल इसी वक्त। शांत रहो, नीचे बैठ जाओ, हिलना डुलना मत। चुपचाप रहो। सचमुच पिस्तौल है। पिस्तौल में कोई गोली नहीं है। यह पिस्तौल अमेरिका में बनी है। यह आदमी जरूर जासूस है। यह पिस्तौल अमेरिकी है। यह व्यक्ति तो गुप्तचर होगा। गुरुजी, अब तुरंत चलना होगा। उस महिला जासूस पर काबू पाओ। अब देरी नहीं करनी चाहिए। नहीं, यह नहीं हो सकता। इस तरह से करो, तुम मिसेज बी को सूचित करो। उस महिला जासूस को फर्स्ट क्लास डिब्बे में ले आओ, ताकि बेगुनाहों को नुकसान न पहुंचे। ठीक है, जल्दी जाओ। शांत रहो। बहन जी, आपके पति को शौचालय में चक्कर आ गया था। हमारे साथी उन्हें एस बड़ी डिब्बे में आराम करने के लिए ले गए हैं। आप जल्दी देखने जाइए। दीदी, आपका शुक्रिया। मैं अभी जाती हूँ। बच्चा सो गया है, जगाओ मत उसे। ठीक है, मैं इसे पहले गोद में ले लेती हूँ। कोई बात नहीं। नहीं, मैं खुद ही संभाल लूंगी। जल्दी मुझे ले चलिए। ठीक है, मेरे साथ आओ। बहन जी, देखो तुम्हारे पति को क्या हो गया है। अरे मामा जी, मामा जी, आपको क्या हुआ। हाउ जी, इस बार तो तुमने बहुत बड़ा काम किया है। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्या तुम जानते हो ये बच्चा कौन है। मुझे कहाँ पता चलेगा। अंकल रो, जल्दी बताइए ना। इतना रहस्य मत बनाइए। वो दोनों लोग वाकई दुश्मन एजेंट थे। वे लोग तो वो ताइवान वाला आदमी है, यहाँ कई सालों से छुपा हुआ था। यह आखिरी काम है उसका। उसे ले जाना है, जनरल हु के पुत्र को। वो तो महान जनरल हु हैं। जनरल हु के पुत्र को जरूर ढूंढो। भाई लियो, इतनी जल्दी फिर मिल जाएंगे ये सोचा नहीं था। भाई तुम ही हो ये कभी नहीं सोचा था। मैंने भी नहीं सोचा था। कहिए ये कैसा सहयोग है। अरे, क्या पिछली बार आयुर्वेद क्लिनिक में जो महाशय थे वही हूँ लाओ जनरल हैं। बिल्कुल सही, इस बार तुमने बचाया हुरान जनरल के पोते को। यह एक बहुत बड़ी सफलता है। जब मैं वापस जाऊंगा तो हुरान जनरल को जरूर बताऊंगा। वो तुम्हारी सिफारिश करेंगे। इस बार दुश्मन एजेंट पकड़ा गया, हुरान जनरल का पोता बच गया।
ये सब उस छोटे वो की वजह से हुआ। उसने पहले ही भांप लिया था, नहीं तो हम सभी अंधेरे में ही रह जाते। लियो भाई ने दिया है। तुम्हारा नाम लिनहाओ है ना? मैं तुम्हें याद रखूंगा। मैं पहले से जियो शहर वापस जाता हूं। जब तुम वापस लौटोगे तब मैं खुद तुम्हें हुलाओ से मिलवाने ले चलूंगा। हाँ। शैतान लड़का, तुम्हारी यह यात्रा बिल्कुल व्यर्थ नहीं गई। न सिर्फ जासूस को पकड़ा, बल्कि हुलाओ के पुत्र को भी बचाया। जब हम वापस 4-9 शहर पहुंचेंगे, शायद तुम्हारी पदोन्नति हो जाएगी। अरे, नमस्ते छोटे साथी। ये लो तुम्हारे लिए मिठाई। साथी लिन, तुम लौट आए हो। ये शरारती लड़का बिना कुछ कहे गायब हो गया था। मुझे लगा था कि तुम मारे गए हो। गुरुजी, दर्द हो रहा है। अरे बाप रे। मैंने सुना था कि शिंगान पहाड़ियों में शिकार ज्यादा मिलता है। शिकार करने चला गया था। शिकार? तो यही बात है। देखिए। अरे बाप रे, अभी मांस की बहुत कमी है। ये कैंटीन, महीनों से मांस का स्वाद नहीं आया। छोटे हाव की हालत यह है। इस 100 में से 50 किलो तुम रख लो, बाकी का इंस्टीट्यूट ₹1.5 किलो के हिसाब से लेगा। अरे अरे रुको जरा। नहीं नहीं, ये नहीं होगा। हम रेलवे में काम करते हैं, आधे साल से मांस देखा तक नहीं। ₹5.25 किलो के हिसाब से 100 किलो दे दो। तुम रेलवे वाले तो इधर उधर घूमते रहते हो। यह 1 किलो भी नहीं बिकेगा। 4-9 शहर लौटकर फिर से मारपीट हो सकती है। अगर हमने रेलवे पर यह 100 खो दिया तो ये सच में गया समझो। ये 100 तो तुम लोग आपस में बांट लेना। मुझे नहीं चाहिए, मेरे लिए मत रखना। अरे हाँ सुनो, ये 2 तुम लोग रख लो। यह क्या है? अरे ये तो जंगली जिनसिंग है। इतना बड़ा, दिखने से तो लगता है कई दशक पुराना होगा। ये तो 100 साल पुराना जंगली जिनसिंग है। इसे दोनों चाचाओं की सेवा में भेंट समझें। इतना बड़ा जंगली जिनसिंग, अरे ये तो उत्तर में भी 100 रुपये में बिकेगा। अरे ये तो बहुत कीमती चीज है, मैं इसे नहीं ले सकता। अरे आप रख लीजिए ना। मेरे पास एक और ज्यादा जरूरी बात है, आप लोगों को बतानी है। ये जापानी सैनिकों के बारे में है। वो जापानी सैनिक, शिकार से लौटते समय रास्ते में मुझे जापानी गश्ती दल दिखाई दिया। क्या? यह बहुत गंभीर मामला है। वो जी, तुम्हें पक्का यकीन है? बिल्कुल सही देखा है। वो जापानी भाषा थी। यह एक गंभीर समस्या है। मुझे तुरंत संगठन को रिपोर्ट करनी होगी। किसी को जांच के लिए भेजो। इस बार तो तुमने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। मैं थोड़ी देर में पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। हाउ जी, मैंने देखा कि तुम घायल होने के बाद इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां भी हासिल की। ये सब तो गुरु की शिक्षा का ही फल है। अरे बस बस हो गया, बातें बनाना बंद करो। कल की ट्रेन से पूर्वोत्तर जाना है। जल्दी से अपना सामान समेटो। यहां ज्यादा देर ठहरना ठीक नहीं। जो गुरुजी कहेंगे वही करूंगा। हाँ सही कहा। उस साल तुम्हारी बुआ ने, वही है जो उत्तर पूर्व में गुम हुआ था। मैंने अखबार में लापता व्यक्ति का विज्ञापन दे दिया है। तुमने अभी भी इसे संभाल कर रखा है। मेरे पिताजी के जीवनकाल में। बस पता नहीं अब उसका क्या हाल है। इधर अंदर आओ। अरे छोटे हाओ। आज दादी जी, सच में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली बार आपने 2 जासूस पकड़े थे। हमारी पूरी गाड़ी के लोग, सभी को सम्मानित किया गया और इनाम मिला। आज दादी आपको मांस खिलाएंगी। अरे मी दादी, आप इतनी मेहनत न करें। कल छोटे हाव ने मारा था एक बहुत बड़ा जंगली सुअर। हमारी गाड़ी को 100 किलो से ज्यादा मिला। आज हमारी पूरी गाड़ी के लोग छोटे हाव की वजह से सबको मांस खिल रहे हैं। सच में छोटा हाव, तुम सच में हमारी पूरी ट्रेन के लिए वरदान हो। ठीक है, यह एक साइकिल का टिकट है। असल में यह संगठन की तरफ से दिया गया था। आज मैं ये तुम्हें दे रहा हूं। यह हमारे डिब्बे की तरफ से है, तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए। अरे वाह, हाँ हाँ। हाउ जी, संगठन की तरफ से भी आपके लिए बड़ा इनाम तैयार है। जब आप बीजिंग लौटेंगे तो पता चल जाएगा। मास्टर लुओ अंकल, सबका धन्यवाद मेरी तरफ से कहना। अरे किस बात का शुक्रिया? हाउ जी को क्या हुआ?
वो दोनों तो, ये दोनों पूर्वोत्तर के स्थानीय पति पत्नी हैं। सालों से बीमारी से जूझ रहे हैं। इस बार वे राजधानी बीजिंग जा रहे हैं। इस भीषण गर्मी में। कोई तो मदद करो, मेरी पत्नी को फिर दौरा पड़ गया है। साथ ही मैं आपकी मदद करता हूं। क्या अस्पताल ले जाने की जरूरत है? साहब पुलिस वाले, मेरी बीवी को यह पुरानी बीमारी है, अक्सर बेहोश हो जाती है। अस्पताल जाने की जरूरत नहीं, बस इसे सीट पर लेटा दीजिए, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। साहब पुलिस वाले, और यह बहन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो हमारा फर्ज था, कोई बात नहीं। शरीर में खून और नसों का प्रभाव पूरी तरह सामान्य है, बिल्कुल भी बीमार नहीं लग रही। नहीं, वो नींद का नाटक कर रही है। बड़े भाई, मेरा एक रिश्तेदार 4-9 शहर में डॉक्टर है। 4-9 शहर पहुंचने का इंतजार करो। मैंने उसे भाभी की जांच करने को कहा। क्या हुआ छोटे, कुछ पता चला? ऐसा लगता नहीं कि वे सचमुच बीमार हैं। ठीक है, तुम जाकर देखो, अगर कुछ गड़बड़ लगे तो तुरंत बताना। अकेले कुछ लापरवाही मत करना। ठीक है, मैं फिर से देखता हूं। रो अंकल, कार में बाकी साथियों को उन पर नजर रखने के लिए कहो, किसी भी हाल में उन्हें भागने न देना। ठीक है। यह वो लड़की है जो उनके बगल में बैठी थी। मुझे याद है वो अकेली ही ट्रेन में चढ़ी थी। भाभी, यह क्या हुआ? बहन, तुम्हारी भाभी तबीयत ठीक नहीं है। मैं एक मर्द होकर उनकी मदद करने में शर्म महसूस कर रहा हूं। क्या तुम एक मदद कर सकती हो? तुम्हारी भाभी को शौचालय तक सहारा देकर ले चलो। अच्छा, ठीक है। भाभी, मेरे साथ आइए। जल्दी करो, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। सुनिए, अभी शौचालय में था। मेरी पत्नी की तबीयत फिर खराब हो गई है। शायद वो 4-9 शहर तक नहीं टिक पाएगी। अगले स्टेशन तक ही इंतजार करना होगा। उसे अस्पताल ले जाना होगा। ड्राइवर साहब, ड्राइवर साहब, मुझे पूरा यकीन है कि ये लोग दरिंदे हैं। उन्होंने महिला साथी का अपहरण कर लिया है। अंकल लोग, कृपया सभी साथियों को गाड़ी की खिड़कियों और दरवाजों पर नजर रखने के लिए कहें, कहीं वे खिड़की से कूदकर भाग ना जाएं। मैं अभी इसकी व्यवस्था करता हूं। ड्राइवर जी, पहले मैं उस आदमी को काबू करता हूं, डिब्बे के दरवाजे पर। नहीं, वो आदमी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। मैं उस आदमी को संभालूंगा। नहीं, ये बहुत जोखिम भरा है। क्या होगा अगर उसके पास हथियार हो? आप निश्चिंत रहिए, मुझे पूरा भरोसा है। अब हम आपस में बहस न करें। चलो हम दोनों टिकट चेक करवाने चलते हैं। उनके पास जाकर खड़े हो जाओ, ताकि उन्हें हमारी भनक न लगे। अभी यह ट्रेन। सभी यात्रियों कृपया ध्यान दें, अगले स्टेशन पर काफी यात्री चढ़ेंगे। कृपया हमारे साथ सहयोग करें, एक बार फिर टिकट जांच होगी। शुक्रिया। भैया, भाभी की हालत ठीक नहीं लग रही, पूरे रास्ते बेहोश पे रही। हाय। हाँ कॉमरेड, असल में उन्हें बीजिंग ले जाने का इरादा था, लेकिन हालात और बिगड़ गए। अगले स्टॉप पर उसे डॉक्टर के पास ले जाना ही होगा। आप और भाभी का रिश्ता कितना अच्छा है, मैं सच में ईर्ष्या करता हूं। लीजिए, एक सिगरेट लीजिए। भैया, आपसे लाइट लूं? हाँ। सब लोग घबराए नहीं, ये दोनों आदमी अपहरण करता है। हमने इन्हें पहले ही काबू कर लिया है। सब अपनी अपनी सीटों पर वापस चले जाएं। सीटों पर लौट जाएं। अब सब ठीक है। छाओ, तुमने अभी जो वार किया बहुत साफ और तेज था। अब तो तुम बहुत तगड़ी हो गई हो। उठ गई, उठ गई। ये कहाँ है? बेटी, अगर हम ना होते तो तुम्हें तस्कर ले जा चुके होते। सब छोटे हाव की वजह से बच गई, नहीं तो तुम्हें पता भी नहीं चलता। छोटा हाव, यही है वो शख्स, मेरा शिष्य लिन हाव। यही है वह जिसने तुम्हें तस्करों से बचाया था।
कॉमरेड लिनहाओ, शुक्रिया, तुम सच में मेरे जीवनदाता हो। मेरा नाम झांग विनवन है। ये किंगबेई यूनिवर्सिटी है। फिजिक्स विभाग के फर्स्ट ईयर के छात्र हैं। साथ ही आप इतनी औपचारिकता न करें, ये सबके सामूहिक प्रयास का नतीजा है। आपकी जान बचाना भी हमारा कर्तव्य था। अरे छोटे हाओ, मुझे लगता है तुम इस साथी झांग के उम्र के लगते हो। आप युवा लोग, आपकी सोच मिलती जुलती होगी। अरे छोटू, तुम तो आमतौर पर बहुत बातूनी हो, आज इतने चुप क्यों हो? क्या तुम हमारी साथी झांग को देखकर शर्मा गए क्योंकि वो जवान और सुंदर है? अब बोलने की हिम्मत नहीं हो रही। गुरुजी, अरे गुरुजी, आप छोटे हाव को भी मत डांटिए, जरूर इसकी भूख लगी होगी। कॉमरेड लिनहाओ, यह मैंने स्वयं भुनी हुई मूंगफली है, जल्दी चख कर देखिए। हाओ भाई, मैं पहले जा रहा हूं, फिर तुम किंगबेई यूनिवर्सिटी में मुझसे मिलना। मैं तुम्हें खाने पर बुलाऊंगा। हमारा छोटा हाव दिल का मामला है, लेकिन ये तो है ही, अब तो जवान हो गया है, अब शादी के बारे में सोचने का वक्त आ गया है। गुरुजी, यह कोई सुकुमार कन्या नहीं है, यह तो सज्जन पुरुष का स्वाभाविक आकर्षण है। छोटे भाई लिन, मैं तो आपका कई दिनों से इंतजार कर रहा था। बूढ़े जनरल हु ने आपको बुलाया है। भाई लियो, बूढ़े जनरल हु, मुझे बुलाने का क्या कारण है? जब से तुमने बचाया जनरल हु के पोते को, तुम्हारी प्रशंसा के लिए आवेदन किया गया है। तुमसे मिलते ही तुम्हें घर ले आया, इसलिए इन 2 दिनों से हर गाड़ी के आते ही मैं देखने आता हूं। गुरुजी, जाओ जाओ जाओ। अरे दिन, कमांडर, भाई लिन आ गए हैं। छोटे भाई, हम फिर मिल गए। पिछली बार आपने मेरी जान बचाई थी, और इस बार आपने मेरे पोते की जान बचाई है। आप तो हमारे परिवार के सच्चे रक्षक बन गए हैं। आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? मैं कोई भी वादा निभाने को तैयार हूं। पहले आप बैठिए। ठीक है, ठीक है। सर, आप तो मेरी कदर बढ़ा रहे हैं। मैंने सोचा भी नहीं था, तो आप ही हैं वो मशहूर जनरल हु। सुनिए तो, मैं कई जन्मों से आपका सैनिक रहा हूं, इसलिए आपके पोते को बचाना वो तो मेरा कर्तव्य था। मैं इसे अपनी उपलब्धि नहीं कह सकता। बड़े शेर का बच्चा भी शेर ही होता है। तुम्हारे पिता के बारे में मुझे सब पता चल गया है। अगर उसकी बात करो तो मैं और तुम्हारे पिता, गहरी दोस्ती थी हमारी। अब से तुम मुझे अधिकारी नहीं कहोगी। तुम मेरी पोती से बस कुछ ही साल बड़े हो। अब मुझे दादाजी कहना। हाँ, नमस्ते दादाजी हो। हाँ, यह वही शख्स है जिन्होंने हमारे आने की जान बचाई, कॉमरेड लिनहाओ। हाँ, ये लिनहाओ ही हैं। इनके पिता लिनक्वान पहले मेरे ही यूनिट में सैनिक थे। मैं हुताई को भी जानती हूं। अच्छा सुनो, हुताई कहाँ है? अरे बाप रे बाप, चाची चाची, आप मुझे प्रणाम न करें। आपके बेटे को बचाना मेरा कर्तव्य था। आप तो मेरी उम्र कम कर रही हैं। आपको मेरे सामने झुकने की जरूरत नहीं है। सच कह रहा हूं, बस करो। लिनहाओ भी अपने ही जैसे हैं, तो फिर इतनी औपचारिकता की क्या जरूरत है? तुम हुताई को एक फोन लगाओ। आना का जान बचाने वाले महानुभाव आ गए हैं हमारे हु परिवार के लिए। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूं। छोटे भाई लिनहाओ, सच कहूं तो समझ नहीं आ रहा आपको कैसे धन्यवाद दूं। मेरा नाम झेंगुएलान है। मैं शीहे अस्पताल की डायरेक्टर हूं। भविष्य में अगर आपको किसी चीज की जरूरत पड़े तो बस सीधे मुझसे संपर्क करना। आप लोग पहले बैठिए, रात को मत जाइए, यहीं रुककर खाना खा लीजिए। चाची, अरे छोटू, ओ ठीक है। छोटू बेटा, इस मामले की वजह से ये दूसरी तरफ के जासूसों से जुड़ा मामला है। ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए भी है। संगठन का फैसला है, अब तुम्हारी खुलकर तारीफ नहीं की जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि तुम्हें कोई सम्मान नहीं मिलेगा। हाँ, तुम बताओ, तुम क्या करना चाहते हो? आप क्या चाहते हैं जो संगठन और लोगों के हितों के खिलाफ ना हो? मैं आपको वो सब दे सकता हूं। दादा हो,
हाँ, हम सभी लोगों की सेवा के लिए हैं। बचाना तो हमारा कर्तव्य है। यही तो हमारा कर्तव्य है। मुझे सच में कुछ नहीं चाहिए। कोई खास मान भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं। हमारे हो परिवार में कभी किसी का एहसान नहीं रहता। तुमने मेरे पोते की जान बचाई है। ये तो हमारे हो परिवार का है। महान उपकारकर्ता। अगर तुम्हारा यह एहसान न चुका पाया तो मैं ये बूढ़ा आदमी रात भर सो नहीं पाएगा, है ना? तुम अच्छे से सोचो। तुम क्या चाहते हो? मुझे अभी किसी चीज की कमी नहीं है। नौकरी सरकारी है, स्थायी पद पर। पैसे की बात करो तो 5 बक्से भरकर सोना है। और इतने पुराने नायब हैं जिनकी कीमत बढ़ेगी। पुराने नायब की बात चली है तो अरे हाँ, सही में पुराने नायब चाहे जितनी कीमती हो, ये तो चारों तरफ से गिरे आंगन वाले मकान जितने कीमती भी नहीं है। दादा हो, मुझे सच में किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन सुनिए, अगर आप सच में मेरा आभार व्यक्त करना चाहते हैं तो आप मेरे लिए एक चारों तरफ से घिरा आंगन वाला मकान ढूंढ दीजिए। बिल्कुल अलग थलग एकाकी वाला हो तो बेहतर। यह मेरे नाम पर हो सकता है। जरूरत पड़ी तो मैं इसे पैसे से खरीद सकता हूं। बहुत अच्छा। हालांकि अभी 4 मंजिला घरों की बिक्री पर रोक है, लेकिन यह मामला मेरे लिए मुश्किल नहीं है। अरे बाप रे! लेकिन मुझे याद है तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए 2 घर छोड़े थे। क्यों? इतनी जल्दी बीवी लाने की जरूरत है? क्या जगह कम पड़ जाएगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हो दादा, आप मजाक कर रहे हैं। अभी तो मैं जवान हूं। शादी करने में अभी देर है। मुझे चारों तरफ से घिरे घर कोर्टयार्ड अपने मन से पसंद है। हाँ, साथ ही मुझे देर तक सोना पसंद है। इसलिए शांत जगह पसंद है। अगर आगे चलकर सच में शादी बच्चे हुए तो यहां खुला स्पेस भी तो मिलेगा। सच कहा तुमने। तुम्हें भी सोचना चाहिए। लेकिन पैसों की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें एक सेट दे सकता हूं। क्या? लियो। तुम रियल एस्टेट विभाग को फोन करो। पता करो क्या हुआ। क्या कोई खाली 4 भुजा आंगन वाला मकान उपलब्ध है? ये प्रमुख अधिकारी हैं। अरे बाप रे, ये तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल तो 4 भुजा आंगन वाले मकान सस्ते दामों में मिल रहे हैं, लेकिन उनकी खरीद फरोख्त की अनुमति नहीं है। मगर भविष्य में एक 4 भुजा आंगन वाला मकान, कम से कम एक छोटा सा लक्ष्य तो है ही। छोटे भाईलिन, ढूंढ लिया है। आपकी जरूरतों के मुताबिक एक 4 महल वाला घर, 3 ऐसे मकान है। पहला वाला है आपके घर के पास नैनलेगुलिन में। ये 3 प्रांगणों वाला परंपरागत घर है, लेकिन सभी का रेनोवेशन काफी पुराना और जर्जर है। दूसरा अपार्टमेंट वो डोंगरजमीन इलाके में है। अभी उसकी हालत बहुत अच्छी है, तुरंत रहने के लिए तैयार है। आखिरी अपार्टमेंट वो चाओयांगमेन में है, लेकिन फिलहाल वहां कोई रह रहा है। अगर आप चाहें तो कल मैं हाउसिंग अथॉरिटी के लोगों को बुलवा देता हूं, उन्हें यहां से हटवा देंगे। मैं तो नैनलोग से वाला फ्लैट ही लूंगा। मेरे घर के भी पास है। आसपास का इलाका भी मुझे अच्छे से पता है। ठीक है, छोटे लियो, तुम वहां जाओ। तुरंत इस घर का कागजात छोटे हाउ के नाम कर दो। जी। आजकल तो इस शहर में अनाज का भारी अभाव है। मैंने कितने ही रिश्ते निभाए, तब जाकर ये सामान जुटा पाया। चलो चलो देखो जरा। सोचा नहीं था कि जनरल रैंक तक के लोग आजकल इतने मांस के लिए तरस रहे हैं। अगर हो बाबू को यह पता चल गया कि मैंने अभी 5,000 किलो मछली बेची है तो वो क्या सोचेंगे? छोटे हाउ, इस बार तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर छोटे आन को वाकई दुश्मन एजेंट उठा ले गए तो मुझे पता भी नहीं चलता। क्या मैं जीने का साहस भी रख पाती? हम दंपति आपको श्रद्धांजलि देते हैं। हाँ, छोटे हाउ, तुम्हारे दादा हु की उम्र अब कम नहीं है। अगर छोटा आन सच में न रहा तो तुम्हारे दादा हु को सबसे पहले यह मंजूर नहीं होगा। इसलिए यह प्याला हम पति पत्नी की तरफ से आपको सम्मान। बैठिए। छोटे हाउ, मैं तुमसे एक बात पूछूं। क्या तुम्हारा कोई रिश्तेदार हमारे शीहे अस्पताल में काम करता है? हमारे अस्पताल के नए डीन, वो भी लिन उपनाम ही रखते हैं। वो आपसे काफी मिलते जुलते हैं। चाची, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। अस्पताल में काम करते हैं ना? मेरे पिताजी बहुत पहले गुजर गए। मेरी मां के भी कोई रिश्तेदार नहीं बचे, अगर सच में कहे तो। लेकिन मेरी बुआ मेरे पिता से बिछड़ गई थी। मैं भी इन सालों में उन्हें ढूंढती रही हूं। हाँ, तो फिर गलती नहीं है। क्या तुम्हारी बुआ का नाम लिनियन है? उम्र लगभग 37-38 साल होगी। कद 1 मीटर 60 से ज्यादा है।
बहुत खूबसूरत हैं। इसके अलावा वो आपसे 7-8 हिस्से मिलती जुलती है। आप ही बताइए, क्या यह वही है? बिल्कुल सही, यह वही है। तस्वीर में वो काफी जवान दिख रही हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है ये डिप्टी डीन लिन ही है। आप मुझे उनसे जरूर मिलवाएंगे। ये मेरी असली बुआ है। मेरे पिता ने अपने जीवन में मुझे जरूर समझाया होगा कि मुझे उन्हें अवश्य ढूंढना चाहिए। छाओ, तुम घबराओ मत। वो अभी भी शायद अस्पताल में ड्यूटी पर होंगी। पानी, वो 2 दिन पहले। अभी मैं फोन करके पूछती हूँ। तुम पहले खाना खा लो। अरे छोटे हाओ, दुनिया में सबसे बड़ी जरूरत खाने की है। तुम्हारी चाची से पूछने भेजते हैं। पहले तुम खाना खा लो। हाँ, छोटे हाओ, इतने साल तो बीत गए इंतजार करते हुए। अब इसे एक पल की क्या जल्दी है? आओ, खाना खा लो। चलो चलो, देखो। बिल्कुल सही, यही है वो लड़की। मैंने अभी फोन किया था। तुम्हारा और तुम्हारे पिता का नाम बताते ही वो भी बहुत उत्साहित हो गई। अभी इस वक्त वो यहाँ की तरफ तेजी से आ रही है। ये डॉक्टर लिन है। मुझे पता है, सर्जरी के मामले में उनका बहुत दबदबा है, इसलिए उन्हें सिटी 49 में तबादला किया गया। उनके पति भी मेरी तरह मेजर जनरल रैंक के हैं। उन्हें भी सिटी 49 वापस बुलाया जा रहा है। इतनी जल्दी आ गए? नहीं नहीं, मैं कर लूंगा। क्या हुआ कॉमरेड लिनहाओ? डरते हो कि चौमुखा मकान तुम्हें नहीं मिलेगा? इतनी जल्दी क्यों? नहीं भाई लियो। जी बताइए। कॉमरेड लिनहाओ, यह वही है जो तुमने मांगा था, 4 मंजिला घर का मालिकाना प्रमाण पत्र। अब ये तुम्हारे नाम पर है। जब भी वक्त मिले देख लेना। ठीक है, शुक्रिया। छाओ, इतनी जल्दी मत करो। आदमी मिल चुका है, अब भाग तो नहीं सकता ना। ये चाची है। ये बात मैं जल्दबाजी कर गया। अरे हाँ, मैं अभी आते वक्त कोऑपरेटिव अस्पताल के डॉक्टर लिन से मिला, तो उन्हें साथ ले आया। मैं उन्हें अंदर बुला लाता हूँ। जल्दी करो, जल्दी से उन्हें अंदर ले आओ। डीन लिन, मैं आपका परिचय कराता हूँ। ये है हावेर। क्या ये हावेर है? तुम्हारा नाम लिनहाओ है। तुम्हारे पिता, उसका नाम लिनक्वान है, ठीक है ना? चाची, हावेर। ये हमारा हावेर है। मुझे लगा था कि तुम सब नहीं रहे। ये सोचा नहीं था तुमसे फिर मिल सकना। इन सभी सालों में तुमने अकेले बहुत कष्ट झेले। अब सब ठीक है। मौसी लौटाई है। मौसी अब तुम्हारा साथ देगी। लिन हिन दीदी, मौसी भतीजी का मिलन तो खुशी की बात है। आइए आप अंदर बैठिए, आराम से बात करते हैं। बुआ जी, माफ कीजिए, मैं संभल नहीं पाई। आज का तोहफा वाकई बहुत बड़ा है। कोई बात नहीं, आप लोग आराम से बात करिए। बुआ, आपने उस समय मेरे पापा के साथ दक्षिण कैसे चली गई? उत्तर पूर्व में बिछड़ गए थे, मैंने सिर्फ सुना है। मैं तुम्हारी जगह ज्यादा बदला लेना चाहती थी, लेकिन मैं एक कमजोर औरत हूं। फौज ने भी मुझे लेने से मना कर दिया। मैंने मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की है, तो फौज में जाकर मिलिट्री डॉक्टर बन गया। फौज के साथ रहा, दक्षिण चला गया। इस बार भी ऐसा ही हुआ। तभी मैं सीजी चेंग वापस लौटा हूं। आप मेरे पिता को जानते हैं, उनकी शहादत कैसे हुई? ये तो मुझे नहीं पता। मैंने तो यही सोचा था तुम्हारा पूरा परिवार ही खत्म हो गया था, नहीं तो तुम्हें बहुत पहले ढूंढ लिया होता। अच्छा सुनो, हमारी मुलाकात सेना में हुई थी। अब वो मेजर जनरल बन चुके हैं। हमारे गांव के रहने वाले हैं। बुआ जी, अब मैं आपको जो कुछ कहने जा रहा हूं उसे सिर्फ जान लीजिएगा, लेकिन बाहर किसी से बिल्कुल न कहना, नहीं तो आगे चलकर बड़ी मुसीबत हो सकती है। हमारा पैतृक घर दक्षिण में था। तुम्हारे दादाजी के समय समुद्री व्यापार से पैसा कमाया, फिर हांगकांग गए, जमीन खरीदी, बड़े जमींदार बन गए। तुम्हारे दादा ने पूरे परिवार की ताकत से जापानियों से लड़ाई लड़ी। जापानी सैनिकों को तुम्हारे दादा के बारे में पता चल गया। उसने हमारे पूरे परिवार को मार डाला,
परिवार के 29 लोग। सिर्फ तुम्हारे पिता और मैं बचे, क्योंकि हम स्कूल गए हुए थे। फिर तुम लोग उत्तर पूर्व कैसे पहुंच गए? उसके बाद तुम्हारे पिता मुझे लेकर इधर उधर भागते रहे। उत्तर पूर्व चीन में जापानी आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ने वाले प्रतिरोध सेना ने सबसे कठोर प्रहार किए। हम उत्तर पूर्व चीन चले गए। उसी समय के आसपास हम एक दूसरे से बिछड़ गए। मुझे बाद में पता चला कि मेरा पूरा परिवार देश की रक्षा की लड़ाई में शहीद हो गया। याद रखो, तुम्हारे दादा का नाम, उनका नाम लिन वानकुई है। बस दक्षिण गए थे। बहुत से लोग तुम्हारे दादा को जानते हैं। जापान विरोधी दानवीर के नाम से मशहूर हैं। तुम्हारे फूफा जी को भी तुम्हारे दादा का एहसान मिला था, लेकिन तुम्हें अपने दादा का जिक्र बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तुम्हारे दादाजी के जमींदार होने का बदला लिया जाएगा। ठीक है, मैं याद रखूंगा। उन्होंने लगभग सारी पुश्तैनी संपत्ति बेच दी, लेकिन एक पारिवारिक निशानी उन्होंने छिपा कर रख दी। मुझे शक है उस साल जापानी दरिंदों ने हमारे पूरे परिवार को मार डाला। वो हमारी पारिवारिक धरोहर से भी जुड़ा हुआ है। पारिवारिक धरोहर। उस समय तुम्हारे दादाजी ने रहस्यमय अंदाज में कहा था इस चीज को। उन्होंने इसे हांगकांग में छिपा दिया था। तुम हमारे परिवार के इकलौते पुरुष वारिस हो। आगे अगर कभी मौका मिले तो जरूर वहां जाकर देखना। डॉक्टर लिन अस्पताल में अचानक आ गया है। एक गंभीर रूप से घायल मरीज जिसकी जान खतरे में है। ये ऑपरेशन केवल आप ही कर सकते हैं। जान बचाना सबसे जरूरी है। जाइए, अपने महत्वपूर्ण काम में लगिए। छोटे भाई लिन, अब से यह 4 भुजा आंगन, यह अब तुम्हारा है। बूढ़े श्रीहू ने मुझे यह आंगन वाला घर दिया था। कितना भव्य है ये मार्शल आर्ट चैंपियन का महल है। इस हवेली का पिछला मालिक एक मार्शल आर्ट चैंपियन था। आजादी के इतने साल बीत गए, अब कहां से आएगा कोई मार्शल आर्ट चैंपियन? यह आंगन पहले इसके मालिक थे वुडी, जो जापान के खिलाफ युद्ध में शहीद हो गए। हालांकि उनके पूर्वजों में से एक था एक महान योद्धा चैंपियन, इसलिए यह हवेली उन्हें तब उपहार में मिली थी। ये तख्ती तो बिल्कुल नई लग रही है, पुरानी जैसी नहीं दिखती। अरे तुम इसकी बात कर रहे हो? वुडी भी एक बहुत मशहूर शख्सियत थे। उस समय वो अपने पूर्वजों से मिली, आज चरम सीमा वाली मार्शल आर्ट से। पूरे शहर में अजय थे। उस समय सहयोग से वहां जापानी सैनिकों ने मुकाबले का मंच बना रखा था। जापानियों ने घटिया हरकतें की, कई मार्शल आर्ट्स के जानकार घायल हो गए। वुडी से यह देखा नहीं गया। उन्होंने मुकाबला करने के लिए मंच पर कदम रखा, लेकिन शुरू होते ही उन्होंने उस जापानी को मार गिराया। फिर आगे क्या हुआ? फिर क्या हुआ सुनो। वुडी ने उस कथित जापानी मार्शल आर्ट्स के महारथी को मार डाला। जापानियों को यह बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने वुडी को लड़ाई की चुनौती दे डाली। लेकिन वे वुडी से डरते भी थे, इसलिए है ना, उन्होंने यह तरीका अपनाया। उन्होंने तुरंत कुछ लोगों को भेजकर वुडी के पूरे परिवार को बंधक बना लिया, ताकि वुडी को हार मानने के लिए मजबूर किया जा सके। लेकिन यह परिवार वाकई बहुत दृढ़ था। 11 सदस्यों वाले इस परिवार ने दुश्मनों की संगीनों पर अपनी जान दे दी, ताकि वुडी को किसी दबाव का सामना न करना पड़े। फिर क्या था? वुडी ने सिर्फ मुकाबला ही नहीं जीता, बल्कि चुपके से घुस गया दुश्मन के मुख्यालय में। उसने मिंग हू यंग पाशान का जबरदस्त हमला किया, और ऐसा मारा कि उस वक्त जिस दुश्मन कर्नल ने हुक्म दिया था उसकी खोपड़ी ही फोड़ दी। उसने कमांड सेंटर में धावा बोल दिया, दर्जनों जापानी सैनिकों को ढेर कर दिया। आखिरकार दुश्मन के बम से शहीद हो गए। लगता है ये तो एक सच्चा दिलेर जानबाज था। बाद में वुडी की वीरता की कहानी सबने फैला दी। इससे लोगों का आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया। आम जनता ने खुद ही वुडी को वू जुआन्युआन कहना शुरू कर दिया, और उसके लिए एक सम्मान पट्टिका भी लगवाई। वुडी के कारनामे सचमुच वू जुआन्युआन की उपाधि के लायक थे। ये चारों ओर से घिरा आंगन अब ये तुम्हारा है। तुम आराम से घूमो, मैं अब अपना काम पूरा करने चलता हूं। शुक्रिया लियू भाई। अलविदा लियू भाई। यह मार्शल चैंपियन का महल तो बहुत भव्य है। बस ये बाजीकवान मार्शल आर्ट सच में असली है। पता नहीं अब तक क्या ये चीज बची है। ये पानी का घड़ा। यहां तो दशकों से कोई रहा नहीं। इसमें अभी भी पानी कैसे है? मैं अब कम से कम एक हाथ से 1000 किलो उठा सकता हूं। फिर भी यह घड़ा टस से मस नहीं हुआ।
क्या ये पानी का घड़ा कोई तंत्र है? झीला ने यही को बचाया। गुप्त कक्ष। यह मार्शल आर्ट चैंपियन का गुप्त कक्ष है। यांग ये ने उसे बचाया। झीला ने यही को बचाने के लिए सब कुछ किया। ये तो सोचा नहीं था। मार्शल आर्ट चैंपियन के महल में गुप्त कक्ष है। क्या ये जगह रखने के लिए है? मार्शल आर्ट्स के गुप्त ग्रंथों की। लगता है पहले यहां भी ढेर सारा सोने चांदी रखा होगा, लेकिन पता नहीं कब ये सब ले जाया गया। यह क्या है? बाजीकवान आज सीमा वाली मुक्केबाजी। ये तो बाजीकवान मार्शल आर्ट है। प्राचीन मार्शल आर्ट की कहानियां सच होती हैं। मुझे विश्वास है। मैं बाजीकवान का प्रतिनिधि हूं, चौथी पीढ़ी के उत्तराधिकारी वूदी। मेरा नाम जोगवान है। मैं बचपन से ही मार्शल आर्ट सीख रहा हूं। मेरा लक्ष्य अपने पूर्वजों की महिमा को पुनर्जीवित करना है। देश की सेवा करने का मन तो है, पर कोई रास्ता नहीं दिखता। इसलिए मैंने अपनी सारी संपत्ति जापानी डाकुओं के खिलाफ हमारी सेना को दान कर दी। ये यात्रा बहुत खतरनाक है। मैं नहीं चाहता कि वो परिवार की कला खत्म हो जाए, इसलिए पारिवारिक मुक्केबाजी की किताब यहां छोड़ रहा हूं। किसी योग्य व्यक्ति के हाथ लगे इसकी देखभाल करना। वूदी का अंतिम पत्र। लगता है वो शिफू सचमुच एक महान योद्धा थे। आने वाले किसी दिन मुझे ये पत्र अवश्य सबके सामने प्रकट करना है। मैं पहले देख लेता हूं बाजीकवान में क्या खास है। बाजीकवान आज चरम मुक्केबाजी। सभी के गुणों को समेटना, सख्त और तेज, शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली हमला करने की कला। बाजीकवान में सांस से ताकत को बढ़ाना जरूरी है। हरकत और ठहराव, सच्चाई और भ्रम साफ होने चाहिए। सांस लेने और छोड़ने के साथ मुक्का मारना और वापस खींचना समन्वित हो, तभी प्रवेश द्वार में कदम रख सकते हो। अत्यंत उच्च स्तर पर पहुंचा हुआ मार्शल आर्ट एक नई शक्ति उत्पन्न कर सकता है। हथियारों का उपयोग करने में सक्षम। कभी सोचा नहीं था इस मार्शल आर्ट की शक्ति इतनी भयानक है। पता नहीं मेरी वास्तविक क्षमता कितनी है। अच्छा हुआ रात हो गई। काले बाजार में कोशिश करते हैं, देखते हैं मेरी सीमा अब कहां तक है। भाई लिन, तुम्हें काफी समय हो गया यहां आए हुए। क्या इस बार मछली बेचने आए हो? छोटू, जल्दी से बड़े बॉस को बुलाओ। इस बार मछली नहीं बेच रहा हूं। मैं आपके साथ एक और सौदा करना चाहता हूं। यह सौदा सिर्फ आप लोगों के साथ है। छोटे भाई लिन, कितने दिनों बाद मुलाकात हुई। मैं तो बस रात दिन इंतजार कर रहा था। आज कितनी मछली लाए हो? बड़े भाई हो, इस बार मैं मछली नहीं बेच रहा हूं। एक उत्तरी इलाके का दोस्त है, उसने मुझसे कुछ दुर्लभ पहाड़ी सामान बेचने को कहा है। क्या? पहाड़ी सामान? देखिए, यह है बेहतरीन जंगली जिनसेंग। बॉस हो, आप देखिए इसकी क्या कीमत होगी। यह तो 100 साल पुरानी जंगली जिनसेंग है। इतनी दुर्लभ किस्म, पूरे शहर में इसकी तलाश में लोग परेशान हैं। कितने ही बड़े अधिकारी और अमीर लोग जान लगा देते हैं, मगर यह नहीं मिलती। और आपने तो एक बार में इतनी सारी निकाल दी। छोटे भाई लिन, तुम हर बार मुझे हैरान कर देते हो। इसकी कीमत लगाओ। इतनी बेहतरीन चीज मैं तुम्हें 150 रुपये प्रति स्टिक दूंगा, बाजार भाव से कहीं ज्यादा। टी स्टिक 4500 रुपये। कॉमरोनिया। बस हो गया, कम थोड़ी ही है। तुम्हें 500 और देता हूं। 5000। ये सारा माल मैं लेता हूं। शुक्रिया हो बॉस। हे, आओ यार, ये रही 5000 रुपये की रकम। आप गिन लीजिए। आगे भी अगर ऐसी कोई खास चीज मिले तो आप मुझे जरूर याद रखना भाई। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। दुनिया गोल है, फिर मुलाकात होगी।
सच में ये उम्मीद नहीं थी। जंगली पहाड़ी जिनसिंग, ये 4-9 शहर में काफी कीमती है। लगता है अगली बार पूर्वोत्तर जाने पर ज्यादा मात्रा में ले आना चाहिए। कोई मेरा पीछा कर रहा है। भाई लोग, मेरे पीछे लगे हुए हो, इसका क्या मतलब है? तुम धोखे से मेरा माल हड़पना चाहते हो? अरे लिन भाई, घबराओ मत, मैं हूं, अपना ही आदमी हूं। मेरे आने का मतलब कुछ खास नहीं है, बस आपसे मिलकर परिचय बढ़ाना चाहता था। तो इस तरह से तुम दोस्ती करते हो? अब क्या करोगे? हु लाउडा ने साथ काम करने से मना कर दिया है। ये भाई साहब, हम हु लाउडा के आदमी नहीं हैं। हम पश्चिमी शहर के भाई टाइगर के लोग हैं। सुना है कि हाल ही में हु लाउडा को मछली आप ही देते हैं। हमारे भाई टाइगर भी आपसे मिलना चाहते हैं, इसीलिए तो हम तो आपको लेने आए हैं। तुम्हारा बॉस हु मुझसे मिलना चाहता है, तो खुद आकर मिले। इज्जत दी जा रही है तो समझो, हमारा बॉस तुमसे मिलकर दोस्ती करना चाहता है। ये तो तुम्हारी इज्जत है। लगता है बंदूक दिखाकर बड़े बन गए। जिसकी मौत आई है आगे बढ़े। भाई लिन, मैंने बस कुछ कमीशन लिया था। मेरे बूढ़े माता पिता और छोटे बच्चे हैं, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। शांत हो जाइए, मेरा ये भाई नियम नहीं समझता। अपने आप को भाई हु के साले होने का फायदा उठाता है। आपसे बेइज्जती कर बैठा हूं। आप बड़े हैं, छोटों की गलतियां माफ कर दें। इस बार उसे माफ कर दीजिए। हमारे भैया की नीयत सच्ची है, वो आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। अगर हिम्मत है तो मुझे मार डालो, मेरा जीजा आपको छोड़ेगा नहीं। जब दुश्मनी हो ही गई है, जड़ से खत्म न किया तो आगे चलकर मुसीबतें कम नहीं होंगी। छोकरे, तुझे बहुत गुस्सा आ रहा है ना? तुम्हारा भाई हमें मिलना चाहता था ना? आगे चलो। जीजा जी, मैंने बस उसे कुछ बातें कही थी, उसने अचानक मुझ पर गोली चला दी। जल्दी से उसे गिरफ्तार करो, मैं उसे अपने हाथों से सजा दूंगा। उन्होंने बच्चों को अपन बना दिया, उनसे बदला लेने दो। ये पश्चिमी शहर का अवैध बाजार है, ये पूरी तरह से निर्दयी है। ये लड़का, तुमने मेरे भाई झाग वेणु को मारा है, इसकी तुम्हें कीमत चुकानी होगी। इस तरह आज के बाद पूर्वी शहर को जो माल तुम बेचते हो, वो सब मुझे बेचोगे। मैं तुम्हें अच्छी कीमत दिलवाऊंगा। जियाओ गुओ यू न्यान गुआंग, मैं तुम्हें बढ़िया दाम दूंगा। तब यह मामला खत्म माना जाएगा। कैसा रहा? जीजा जी, चुप रहो। लड़के, तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे लगा था तुम बस ज्यादा सख्त हो। तुम्हारे आदमी अनुशासनहीन है, लेकिन तुम जान लेने से भी नहीं हिचकते। इतना दुष्ट, अब तुम मुझे नहीं छोड़ोगे, बल्कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुम मर जाओ। मुझे तुम्हें सीधे मारने का अधिकार नहीं है। मैं कुछ देर में तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। भैया तिग्गर ने कितने बुरे काम किए हैं, तुम्हें सबसे अच्छी जानकारी है। नहीं तो तुम्हारी हालत भी बाघो भाई जैसी हो जाएगी। भाई, मैं अभी हाल ही में बाघो भाई के साथ जुड़ा हूं, बस गुजारा चलाने के लिए। ये सारे काम बाघो भाई के नेतृत्व में हुए हैं। हाँ, एक बात और, होगे की एक छोटी बहन भी है, वो हमारी दूसरी सरगना है। पश्चिमी इलाके का सारा धन दूसरी सरगना ही संभालती है। उसकी बहन कहाँ है? भाग जा छोटी बहन। भाई, इस बार मुश्किल से पाला पड़ गया है, तुम जल्दी से चली जाओ, यहां से चले जाओ। मेरे भाई को छोड़ दो। वेनहुआन। हाँ भाई, तुम यहां कैसे? तुम्हें तो किंगबेई यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहिए था। ये काले बाजार वाले लोगों में कैसे फंस गए? सुनो छोटे, मुझे मार सकते हो, मेरी बहन को छोड़ दो। हाँ भाई, तुम क्यों? ठीक तुम ही क्यों? मैं तुमसे सवाल कर रहा हूं, जवाब दो। कॉन्ग्रोनिया, कॉन्ग्रोनिया। तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था, मेरे माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। वो मेरा भाई है, वो मुझे जीविका कमाने के लिए सीजीयू चिंग लेकर आया। मुझे रोजी रोटी कमाने के लिए बीजिंग ले चलो। वही मेरा भाई है। मैं आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता हूं। क्या तुम्हें पता है, तुम्हारे भाई ने इतनी बेरहमी से लोगों की जान ली। तुम भी अनाथ हो। क्या तुम जानते हो तुम्हारे भाई के कारनामों ने कितने बच्चों को अनाथ कर दिया? झांग विनवान, मैं सिर्फ एक बात पूछती हूं, पश्चिमी शहर के काले बाजार की घटना, क्या तुमने इसमें हाथ डाला? सब कुछ मैंने किया है, मेरी बहन का इसमें कोई हाथ नहीं। हिम्मत है तो मुझ पर आओ। मैंने भी उसे समझाया था, वही है जिसने मुझे भरपेट खाना दिया, उसी ने मुझे जीना सिखाया। मैं तुमसे विनती करती हूं, उसे छोड़ दो। अगर तुमने उसे मारने की जिद की तो मैं भी नहीं जीऊंगी।
छोटी बहन, नहीं, मर जा निगम्मे। भैया, सीधे आसमान तक। आसमान इतना विशाल है और धुंध इतनी घनी। भैया, भैया, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें अभी अस्पताल ले जाता हूं। बेवकूफ लड़की, भैया ने इतने बुरे काम किए हैं, अब तो जीने का कोई रास्ता नहीं बचा। भैया, तुम ही मेरे एकमात्र अपने हो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। भैया, छोटे, तो तुम ही लेनहाओ हो। मैंने अपनी बहन से तुम्हारे बारे में सुना है, वो एक अच्छी लड़की है, सारे बुरे काम मैंने किए हैं, मैं मर गया, अब हमारे बीच का सारा बैर खत्म। मेरी बहन को परेशान मत करो। माफ करना, तुम जाओ, मैं तुम्हें दोष नहीं देता। दूसरे मुखिया, अब से हम आपकी हर बात मानेंगे। 0088 0000 20,000 90,007, कोई उसे रोके नहीं। किंगहुआ बीजिंग विश्वविद्यालय का मेधावी छात्र। ब्लैक मार्केट की हर बात भूल जाओ, समाज के लिए उपयोगी इंसान बनो। आज इतनी जल्दी आ गए। मेरी अगली मंजिल दक्षिण है। तुम्हारी बुआ से मुलाकात का मामला। जाओ, ठीक 3 दिन बाद। अरे हाँ, तुम और वो लड़की, झांक विनवान, तुम्हारी उम्र अब कम नहीं रही, अब शादी के बारे में सोचने का समय आ गया है। तुम मेरा मजाक न उड़ाओ, वो तो चिंगुआ और बीजिंग यूनिवर्सिटी जैसे टॉप कॉलेज की ग्रेजुएट है, क्या मैं उसके लायक भी हूं? अरे हाँ, एक बात और, अब हमारे मुश्किल दिन शुरू होने वाले हैं। बेशर्म सोवियत संघ, उसने दोनों देशों के समझौते को एक तरफा तोड़ दिया। हमारा नुकसान तो अंदाजा से बाहर है, लेकिन संगठन ने फिर भी तय किया है, हमें कमर कसकर, मिलजुल कर सोवियत संघ का 8 अरब से ज्यादा का कर्ज चुकाना है। सोचा न था इतनी जल्दी आ जाएगा। पिछले जन्म में कर्ज चुकाने की वजह से ठीक उसी समय अकाल पड़ गया। हमारी रेलवे लाइन पर हर किसी का राशन पहले ही कम हो गया होगा, 10% तक, मेरा अनुमान है। बाजार में अनाज के दाम, मेरे पास अभी भी 500 सोने की डिबिया हैं, जिनसे 1 लाख किलो अनाज खरीदा जा सकता है, पर यह तो सिर्फ शुरुआत है, आगे चलकर पैसे होने पर भी अनाज नहीं मिलेगा। सबसे अच्छा तो यही है कि किसी काले बाजार पर कब्जा कर लिया जाए। तुम कौन हो? तुम क्या करना चाहते हो? यह मेरा घर है। मैं तो यही पूछने वाला था कि तुम हो कौन? माफ करना भाई, तुम्हें गलत समझ लिया। असल में अभी मेरे पीछे कुछ दुश्मन पड़े हैं, इसलिए थोड़ा घबराया हुआ हूं, पीछा कर रहे हैं। क्या मैं तुम्हारी मदद के लिए अधिकारियों को बुलाऊं? शुक्रिया भाई, यह हमारे अपने लोगों का मामला है, इसे अधिकारियों तक नहीं ले जाना चाहिए, यह और भी शर्मनाक होगा। मुझे नहीं पता था कि यह आपका घर है, मैं अभी चला जाता हूं। अरे बस करो, अब बहुत हो गया, मैं भी शिकायत नहीं करूंगा, तुम थोड़ी देर मेरे घर में छिपकर फिर जाना। बताओ जरा, कल जो लोग तुम्हारे पीछे पड़े थे, आखिर हुआ क्या था? उनका तो इरादा तुम्हें मारने का था। तुमने मेरी जान बचाई। मेरा नाम लियू जियोंग है, लोग मुझे लियू बाजी कहते हैं। यह नानचेंग का अवैध बाजार है, वो नान बातियान का दाहिना हाथ है। आगे कोई जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं लियू बाजी हर कीमत पर मदद करूंगा। ऐसी जरूरत नहीं, सावधान रहना, जख्म फिर से न खो जाए। पहले कुछ खा लो। कल जो लोग तुम्हारे पीछे पड़े थे, ये सब क्या मामला है? ये सब अंडरवर्ल्ड के चक्कर हैं, तुम्हें ये सब नहीं बताना चाहिए था, लेकिन फिर भी मेरी यह जान तो तुमने ही बचाई है। देख रहा हूं तुम्हें भी कोई खास मजा नहीं आ रहा। तुम इस दुनिया के आदमी नहीं हो, शायद तुम्हें पूरी जानकारी नहीं है। नानचेंग का ब्लैक मार्केट सगना हो गए, कल किसी ने उसे ठिकाने लगा दिया। मैं नानचेंग के दबंग नान बातियान का आदमी हूं। कल बॉस ने मुझे इलाका हथियाने भेजा था, ये सोचा नहीं था। उत्तरी शहर के 9 उंगली वाले दुआन से भिड़ गया, वो भी छीनना चाहता था, इसलिए बस एक बात पर झगड़ा हो गया और मारपीट शुरू हो गई। भैया टाइगर मारा गया। अजीब बात तो यह है, दुनिया के भाइयों ने मैंने तो कभी देखा ही नहीं, लेकिन खबर यह है कि कल दूसरे मुखिया ने पश्चिमी शहर का सारा धन दौलत लेकर और अपने साथियों के साथ इस धंधे से अलग हो गए। तो मतलब तुम हार गए थे।
और फिर दुआन 9 उंगली के लोग तुम्हारे पीछे पड़ गए। अगर दुश्मन मेरे पीछे पड़ जाए तो मैं जान हथेली पर रखकर उनमें से कुछ को ले ही दूंगा। लेकिन मेरे शरीर पर यह जख्म मेरे मालिक नान बातियान के हैं और उसी ने मेरे पीछे लोग भेजे हैं ताकि मुझे खत्म करवा दे। क्या तुम नान बातियान के आदमी नहीं हो? उसने तुम्हें इलाका हथियाने भेजा था, फिर तुम्हें मारने का भी आदेश दिया। नान बातियान ने कल कहा था बस मुझे पश्चिमी शहर पर कब्जा करना होगा, तो आगे से पश्चिमी शहर का इलाका मेरे ही कंट्रोल में रहेगा। मैंने दुआन ज्यूरी के गुंडों को खदेड़ दिया। पश्चिमी शहर हमारे कब्जे में आ गया है। दक्षिण के तानाशाह ने फिर अपना वादा तोड़ दिया। वो अपने बेटे को आगे बढ़ाना चाहता है। उस नानबिन की बात कर रहा हूं। वो बेकार है, कीचड़ से चिपकी दीवार की तरह सहारा देने लायक नहीं। अपने पिता के बल पर वो हर जगह ध्वंस जमाता है। असल में उसके पिता दक्षिण के तानाशाह ने मेरे ऊपर एहसान किया था, भले ही उसने मुझे धोखा दिया हो। लेकिन सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसने मेरे दोस्त की पिटाई करवा दी। नान बातियान को जब पता चला कि उसके बेटे की मारपीट हुई है तो गुस्से में आकर उसने मुझे खत्म करने के लिए लोग भेज दिए। यह नान बातियान भी तो अब बूढ़ा हो गया होगा। वो तो तुम्हें मारने की सोच रहा है। यह नान बातियान है, लेकिन वो तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। क्या मैं तुम्हारी शिकायत अधिकारियों से कर दूं? नहीं, अधिकारियों को मत बताना। हालांकि नान बातियान ने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, लेकिन मैं उसके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। उसी ने मुझे एक समय का भोजन दिया था। उसने मुझे छुरा घोंप दिया। इस तरह उसके एहसान का बदला चुका दिया। आज के बाद हम एक दूसरे से कुछ नहीं लेना देना। मेरे साथ चलने वाले भाइयों को मुश्किल में डाल दिया। लियो बाजी भी एक इंसान था। शायद उसके जरिए ब्लैक मार्केट पर कंट्रोल पाया जा सके। लियो बाजी, मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम बनना चाहोगे पश्चिमी शहर के ब्लैक मार्केट का बॉस? मुझसे सच सच बताओ। मैं तो बहुत चाहता हूं। मेरे इतने साथी हैं जो मेरे साथ चलते हैं, मैं कम से कम उन्हें रोटी और कपड़ा तो दूं। पर सोचने से क्या होगा? मेरी मौजूदा हैसियत से यह मुमकिन ही नहीं। चूंकि तुम बनना चाहते हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। तुम मेरी कैसे मदद करोगे? समझ लो, अंडरवर्ल्ड पर कब्जा करना सिर्फ ताकत से नहीं होता। तो फिर तुम्हें किस चीज की जरूरत है? हालांकि आज मेरे पास दर्जन भर ऐसे भाई हैं जो जान दे देंगे। अगर बस लड़ाई झगड़े की बात करें तो हम किसी से नहीं डरते, लेकिन अंडरवर्ल्ड में टिकने के लिए सिर्फ लोग ही काफी नहीं है, पैसा भी चाहिए। नान बातियान, उसके पीछे बड़ा सपोर्ट है, तभी तो वो इतने मजबूती से बैठा है। पैसों की बात करो, तुम खुद देख ही रहे हो। इतना बड़ा ये 4 मकान, सब कुछ मेरा ही है। इसलिए मेरे लिए तो पैसा कोई मुद्दा नहीं है। तुम्हारे पास कितना पैसा है? अभी के हालात समझो। अनाज की कीमतें पहले से दोगुनी हो चुकी हैं। कम पैसा अब काम नहीं चलाता। 100 सोने की डिबिया। क्या? वाह, इतनी सोने की डिबिया? ये कम से कम 50,000 की है। मैं नान बातियान के साथ 10 साल से हूं, पर इतना पैसा कभी नहीं देखा। बस आप मेरी मदद कर दें, आगे से आप ही मेरे मालिक होंगे। लियो बाजी, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हम दोनों का फायदा ही फायदा है। मेरे पास अभी बहुत काम बाकी है जहां तुम्हारी मदद चाहिए, लेकिन मेरे होने का राज तुम्हें छिपाकर रखना होगा। मैं किसी और से हाथ मिलाने से नहीं हिचकूंगा। बॉस, आप बेफिक्र रहें। आज रात मैं अपने साथियों को लेकर पश्चिमी इलाके के अंधे बाजार पर कब्जा करूंगा। क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? बस इस बार के लिए। अरे, मदद की जरूरत नहीं, ये काम मैं खुद संभाल लूंगा। हालांकि नान बातियान ने मेरा भला किया है, लेकिन उसने मेरे साथ विश्वासघात किया है, तो अब मेरा बुरा न मानना। आज रात ही दोस्तों के साथ वेस्ट सिटी पर कब्जा कर लूंगा। आज के बाद वेस्ट सिटी सिर्फ आपके नाम से जानी जाएगी। बड़े भाई नमस्ते। सर नमस्ते। वेस्ट सिटी का अंडरवर्ल्ड बाजार पूरी तरह मेरे कंट्रोल में है। अब आगे क्या करेंगे? ये रहे 500 सोने की डिबिया, मैं सब आपके हवाले करता हूं। अभी मक्के का आटा 3 माव प्रति किलो है। 1 महीने बाद दाम दोगुने हो जाएंगे। 3 साल के भीतर दाम 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तुम ये सारा सोना मकई के आटे से बदल दो। बहुत बढ़िया भैया। अगर ये खबर सही है तो बस यही मकई का आटा हमें काफी मुनाफा दिला सकता है। अनाज में बदलने के बाद तो आप कीमत बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं कर सकते। आपके ही शब्दों में कहूं तो एक बार कीमतें आसमान छूने लगे तो बाकी दुकानें कम से कम 1 रुपया तो मांगेंगी, जबकि हम सिर्फ 50 पैसे में बेचेंगे। दरअसल बात यही है, बाकी सब दुकानें 1 रुपये में बेच रही हैं, इसलिए हम सिर्फ 50 पैसे में दे रहे हैं। अगर हम भी कीमतें बढ़ा दें तो पूरे शहर में
मक्के के आटे के दाम आसमान छूने लगेंगे। पहला काम जो तुम्हें करना है वो है कीमतों को स्थिर रखना। ये बिल्कुल नहीं होने दिया जा सकता। आम लोगों के लिए खाना खरीद पाना मुश्किल हो जाए। समझ गया बड़े भाई। बड़े भाई बहुत दूरदर्शी और नेक दिल हैं। छोटा भाई आपका मुरीद है। जख्मी लियो, ये कृतज्ञ इंसान, मैंने तुम्हें इतने साल पाला पोसा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को छूने की? अगर होश में हो तो तुरंत पश्चिमी शहर का अंडरवर्ल्ड बाजार मेरे बेटे को वापस सौंप दो। नान बातियान, तुमने मुझे 10 साल पाला। मैंने तुम्हारा एक वार सहा। हमारा रिश्ता पहले ही खत्म हो चुका है। अब बहस करने का कोई फायदा नहीं। छोटे, सुनते हैं पूर्वी शहर की मछली और जिनसिंग तुम्हारे हाथों बनी है। तुम ये सारा सोना मुझे दे रहे हो। आज के बाद पश्चिमी शहर के ब्लैक मार्केट में मेरी कमाई का हर एक पैसा मैं तुम्हें आधा दूंगा। इसलिए बाजी के बारे में, वो तो बस मेरा पाला हुआ कुत्ता है। उसमें कोई असली ताकत नहीं है पश्चिमी इलाके के काले बाजार पर कब्जा बनाए रखने की। क्या तुम मुझे धमका रहे हो? छोकरे, मैं तो अभी तुमसे अच्छे से बातचीत कर रहा हूं, नहीं तो मैं तुम्हारा सोना सीधे छीन लूंगा। नान बातियान, यह मेरे बॉस का इलाका है, कृपया बाहर जाइए। एक कुत्ता, मेरे आगे दांत दिखाने की हिम्मत। तुम क्या करने वाले हो? मैं तुम्हें बता दूं, मेरे पीछे बड़ा आदमी है। तुम एक छोटे से ट्रेन गार्ड की हैसियत से उसकी ताकत का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। क्या तुम मुझे जानते हो? जानता हूं। नहीं जानता। ये सब सामान हटा दो। मेरे आंगन में कोई मुर्दा नहीं होना चाहिए। जिंदा इंसान तो बिल्कुल नहीं। बड़े भाई, मुझे कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना है। मेरे लौटने से पहले जरूरी है कि सारा सोना अनाज में बदल दिया जाए। उम्मीद है कि गांव सही सलामत पहुंच जाऊं। पूरे शहर में बड़ा उलटफेर होने वाला है। दादाजी की छोड़ी हुई विरासत ढूंढनी है। मैं नहीं जाऊंगा। मैंने अभी सहपाठियों से विदा भी नहीं ली। इतने सारे अमेरिकी डॉलर? पापा, इतनी जल्दी क्यों निकल रहे हैं? कहां जा रहे हैं हम? हम वापस बीजिंग जा सकते थे। येन, लेकिन इस बार हम वापस नहीं जा रहे। हम हांगकांग जा रहे हैं, तुम्हारे दादा के पास। हम तो बीजिंग में बिल्कुल ठीक थे। फिर यहां से क्यों जा रहे हैं? हमें जाना होगा। इना, गला, तुम्हारे पिता और मुझे जाना ही होगा। सबसे जरूरी काम है, जल्द से जल्द हांगकांग पहुंचना। मैं समझ गया। होंगयांग, क्या आपको मिली खबर सही है? इस बार हमने अपनी सारी संपत्ति बहुत कम दामों में बेच दी है। अगर यह खबर झूठी निकली तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। हालांकि इन सालों में हमने कारखाने दान कर दिए हैं, पर हमें जो मिला है मुनाफे में हिस्सा भी कम नहीं था। लेकिन अब देश को चुकाना है इतना सारा कर्ज। मुझे डर लग रहा है। इसलिए मैंने चौथी नगरी से जल्दी निकलने का फैसला किया। तो ये सब एक ही गिरोह के हैं, चौथी नगरी से भागे हुए पूंजीपति। आज इतनी देर कैसे हो गई? हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। गुरुजी, तुम लोग भी इसी ट्रेन में हो? ट्रेन की व्यवस्था अचानक बदल गई थी। ये तो बीजिंग नहीं है, यहां तो अनाज की कमी है। हम दक्षिण की ओर जाने का विचार कर रहे हैं, नहीं तो हमारे थाने में राशन ही नहीं बचेगा। हाँ छोटे हाउ, तुम इतने होशियार हो। पिछली बार इतना सारा सुअर का मांस लाए थे, इस बार तो कोई तरकीब सोचो। ज्यादा से ज्यादा अनाज लेकर आओ। छोटे हाउ, कैसे जैसे ही देखता है सुंदर लड़की को मन मचलने लगता है। मुझे लगता है जान सहपाठी बहुत अच्छी है। अरे यार, माफ करना माफ करना, मुझे जल्दी से टॉयलेट जाना था। रास्ता ठीक से नहीं देखा, माफी चाहता हूं। उसने सीधे उस आदमी की गोद से गुरु का पेंडेंट और पैसे चुरा लिए। वाकई में माहिर है ये। अरे यार, गुरु का पेंडेंट, वो पेंडेंट। ये क्या हुआ? गुरुजी, यह आदमी चोर है। उसने एक महिला साथी का सामान चुरा लिया। स्थिति बहुत गंभीर है। मैं आपको पहले नहीं बता पाया, मुझे भी अभी पता चला। मेरा जैड पेंडेंट चोरी हो गया है।
कॉमरेड लाई, यह मेरे हाथ में जितना है उतना ही बड़ा है। क्या यह महज एक इत्तेफाक है? आपका शुक्रिया। अगर मेरे पिताजी को यह पता चल गया मेरा पेंडेंट चोरी हो गया है, वो बहुत परेशान हो गए होंगे। अपनी चीजों का ध्यान रखा करो। अगर कुछ जरूरत हो तो मुझे कभी भी बुला लेना। ये दक्षिण जाने वाली ट्रेन है। यहाँ वाकई चोर बहुत होते हैं। दक्षिण के लोग ज्यादातर खेती करते हैं। उनकी अर्थव्यवस्था उत्तर से कमजोर है, इसलिए ट्रेन में ज्यादातर जेब कतरे होते हैं। लेकिन उनके पास अनाज बहुत है। हम इस बार दक्षिण जा रहे हैं ताकि वहां से अनाज खरीद सकें। हाँ, आजकल अनाज की खेती दक्षिणी इलाकों में केंद्रित है। दक्षिण में भीषण सूखा पड़ा, जिससे भयंकर अकाल फैल गया। पता नहीं क्या मैं इतिहास की दिशा बदल पाऊंगा। साथियों, मैं हूं गुओ होंगयांग। आप सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद। मेरी बेटी का यह पेंडेंट पुश्तैनी निशानी है। ये दोनों शराब की बोतलें। कृपया मेरी कृतज्ञता स्वीकार करें। ये तो वही व्यक्ति है। पिछले जन्म में जब भयंकर अकाल पड़ा था तो गुओ परिवार ने ही मदद की थी। लोगों को कम कीमत पर बेचा गया, लेकिन अंत में दुर्भाग्य से पूंजीपति का ठप्पा लगा दिया गया। दर्दनाक मौत हो गई। कॉमरेड गो, इस तरह ये हम बिल्कुल नहीं ले सकते। ये तो वैसे ही है। ये तो हमारा फर्ज था। हम वाकई इस लायक नहीं हैं। बस ये साथी ने मेरी मदद करके बदमाशों को पछाड़ दिया। ये साथी इतना जवान है, लेकिन इतना फुर्तीला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये चुरा, ये गो परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही वस्तु है। गो को युद्ध कला में महारत नहीं है। इसे मैं तुम्हें भेंट करता हूं। बिना योग्यता कोई पुरस्कार स्वीकार नहीं करता। ये तो मेरा कर्तव्य था। मैं इतना बड़ा उपहार कैसे ले सकता हूं? ये तुम्हारे लिए है, तुम इसे रख लो। मेरा ये पेंडेंट इससे कहीं ज्यादा कीमती है। ये दोनों शराब की बोतलें हम बिल्कुल मुफ्त नहीं ले सकते। मैं तो आपको 20 रुपये दूंगा। यानी हमने इसे खरीद लिया। तो मेरी बात सुन लीजिए ना। इन दो माताई शराब की बोतलों के साथ रसीद भी है। पक्का 30 के करीब होगी। थोड़ा फायदा तो उठा ही लेते हैं। कोई आपत्ति नहीं है तो गो साहब रास्ते में ही, फिर सबकी मेहरबानी रहेगी। पुलिस भैया, मेरा नाम गो केन है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम लिनहाओ है। नमस्ते। जब हम यांगचेंग पहुंच जाएंगे तो मैं तुम्हें अपने घर खाने पर बुलाऊंगा। अरे, पहले मैं थोड़ी नींद पूरी कर लेता हूं। तुम यांगचेंग में थोड़ी सैर सपाटा कर लो। गुरुजी, आप चिंता ना करें। आखिरकार हम यांगचेंग पहुंच गए। हालांकि यहां से हांगकांग अभी कुछ दूरी पर है, और हांगकांग का प्रबंधन बहुत सख्त है। दादाजी की विरासत तो दूर की बात है, बस हांगकांग जाना भी। उन्हें भी हांगकांग जाना है। शायद हांगकांग जाने का कोई रास्ता मिल जाए। हाँ भैया, तुम लोग अभी तक गए नहीं? क्या तुम्हें कोई लेने नहीं आया? असल में मेरे दादा ने कहा था कि वो हमें लेने आएंगे, लेकिन पता नहीं क्यों अभी तक नहीं आए। क्षमा करें, क्या आप गुओ होंगयांग हैं? श्रीमान गुओ ने मुझे आपको लेने भेजा है। ये पहचान का प्रमाण है। कितनी तेज खून की बदबू है। इसने अभी किसी की हत्या की है। हम ही हैं। तो कृपया मेरे साथ चलिए। क्या सूटकेस उठाने में मदद चाहिए? आगे रास्ता दिखाओ। भैया लिनहाओ, क्या आप हमारे साथ चलेंगे? मैं आपको घर पर खाने पर बुलाना चाहता हूं। कोई बात नहीं, चलिए मैं आपको कुछ दूर तक छोड़ देता हूं। यांगचेंग शहर में अभी हालात ठीक नहीं है। आखिरकार मैं एक पुलिस अधिकारी हूं। फिर तो भाई लिनहाओ, आप पर जिम्मेदारी आ गई। अभी तक नहीं पहुंचे? ये रास्ता इतना अंदर तक क्यों जा रहा है? लगभग पहुंच गए हैं। यहां घात लगी है, कहीं ये धोखा तो नहीं? रुक जाओ, पैसे निकाल कर दे दो। हट जाओ यहां से। ये लोग, तुम इन्हें नाराज नहीं कर सकते। आज मुझे सिर्फ पैसा चाहिए। अपने हाथ का वो बक्सा मुझे दे दो, तो आज तुम्हें छोड़ दूंगा। और तुम ट्रेन के पुलिस वाले हो ना? बाहर की बातों में तुम्हारा दखल नहीं। तुरंत मेरी नजरों से दूर हो जाओ। भाई, उसके पास बंदूक है। लगता है ये लोग साथ नहीं हैं। तुम्हारा मुकाबला तो मैं हूं। सब यहां से हट जाओ। जल्दी चलो, निकलो यहां से।
लिन हाओ भैया, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? कोई बात नहीं, तुम बहुत कमाल हो। श्रीमान वो, मैं चाहता था कि आप लोग यांगचेंग में एक रात ठहरें और कल हांगकांग के लिए रवाना हो, लेकिन किसने सोचा था कि आज ऐसी घटना हो जाएगी। उन्होंने गोली भी चला दी। जरूर कोई छानबीन करने आएगा। चलो आज रात ही निकल जाते हैं। हम आपके हर आदेश का पालन करेंगे। मेरे साथ आओ। मालिक गुओ ने पहले ही सब इंतजाम कर दिया है। आगे जाकर मिल जाएगा हांगकांग और यांगचेंग के बीच चलने वाले ट्रक। तुम लोग हांगकांग जा रहे हो, धिक्कार है। वो तुम्हारा आदमी नहीं है। लिन हाओ भैया को चोट मत पहुंचाओ। क्या तुम्हें पता है हांगकांग जाना कितना खतरनाक है? वो हमारी शिकायत करने वाला है। हम सबको गोली मार दी जाएगी। क्या आप लोग हांगकांग जा रहे हैं? हाँ, सही है। हमारा पूरा परिवार हांगकांग जा रहा है। लेकिन आप निश्चिंत रहें, हम ऐसा नहीं है कि देश के खिलाफ कुछ किया हो और भाग रहे हो। हमारा गो परिवार ऐसा नहीं है। हमेशा तैयार रहना, देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देना। सचमुच वही पिछले जन्म वाला जिसने अकाल के समय धन बांटकर लोगों की जान बचाई। भैया लिन हाओ, कृपया हमारी शिकायत मत करना। मुझे इस तरह बुलाने की अनुमति दीजिए। मैं जानता हूं, जीवन की मुश्किलों से बचने के लिए हम हांगकांग भाग आए, लेकिन मुझे यकीन है आप बुरे इंसान नहीं हैं। हमें अपने देश पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। ये सिर्फ एक अस्थायी दौर है। एक दिन हम जरूर फिर से खड़े होंगे। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी शिकायत नहीं करूंगा। मैं समझ सकता हूं, तुम भी तो बस जाना चाहते थे, दादाजी का परिवार फिर से मिल जाए। भाई लिन, तुम हमारे गो परिवार के मददगार हो। तुम निश्चिंत रहो, यह एहसान हम जिंदगी भर याद रखेंगे। कृपया स्वीकार करें, यह मेरी छोटी सी भावना है। यह सोने की डिली मैं नहीं ले सकता, लेकिन मैं आशा करता हूं कि एक दिन जब देश को आपकी जरूरत हो, आप तैयार रहेंगे, बिना किसी हिचकिचाहट के आगे आना। देश की उन्नति और पतन हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। कृपया भाई लिन निश्चिंत रहें। लिन हाओ भैया, तुम इतने काबिल हो, क्या तुम हमें विदा नहीं कर सकते? शरारत मत करो, कोई बात नहीं। हांगकांग चलते हैं, देर नहीं करनी चाहिए। चलो जल्दी चलते हैं। हाँ, अंकल ही, अब काफी रात हो गई है। क्या हम कहीं रुकने की जगह नहीं ढूंढ सकते? कल ही चलते हैं। रेली की ऊंचाई 500 मीटर है। पुलिस, अरे लाओली, अपने ही लोग हैं। अंकल ही, ये श्रीमान गो, ये गुओ परिवार के नाम पर है। ये ड्राइवर डब्बाबंदी फैक्ट्री का ट्रक चलाता है। वो अक्सर हांगकांग और ग्वांगझू के बीच चक्कर लगाता रहता है। हम आज रात ही हांगकांग के लिए निकलते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो कल दोपहर तक हम हांगकांग पहुंच जाएंगे। ठीक है भाई साहब, ऊपर से सिर्फ इतना ही कहा गया है, तीनों की मौजूदगी। तुम मेरे साथ आगे चलो। सबके सब रुक जाओ। तुम लोग कौन हो? सचमुच ये रास्ता रोककर लूटने वाले हैं। पता नहीं कौन सा दोस्त है जो यहाँ धंधा कर रहा है। मैं आसपास के इलाके से हूँ। बड़े भाई गांव की आंख को जानते हैं। मेरे लिए एक मौका दीजिए, हमें जाने दीजिए। बकवास बंद करो। दोस्तों, सब लोग रोजी रोटी के लिए निकले हैं। किसी का भी आसान नहीं है। सब तो बस पेट भरने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारे लिए 2 बक्से माल रख देता हूं। चलो दोस्ती कर लेते हैं। नहीं तो हम भी ऐसा नहीं है। बिल्कुल तैयारी नहीं की है। ठीक है, जब गांव लाउडा को जानते हो, ये तो अपने ही आदमी हैं। 2 बक्से माल यहीं छोड़ दो। तुम लोग जा सकते हो। दोस्तों, सामान यहां रख दिया गया है। मैं बॉस के पास जा रहा हूं। उनकी गाड़ी में जो लदा है वो सब डिब्बाबंद सामान है। क्या बात है? खाने का सामान है। बड़े भाई, इन्हें खत्म कर दो। इस बैच का माल छीन लो। हमारे गांव को 15 दिन तक खाने की चिंता नहीं रहेगी। इस बार तो हम फंस गए। कुल 12 लोग हैं। सब उत्तरी हिस्से में हैं। मीट का डिब्बा। सब नीचे बैठ जाओ। सुअर के मांस का डिब्बा।
पोर्क का डिब्बा। छोटे भाई कमाल का निशानेबाज है। उनके पहनावे को देखो, वो बस आम किसान हैं। ये बंदूकें भी साधारण शिकार वाली हैं। इस साल तो सूखे की वजह से फसल बर्बाद हो गई। बहुत से किसान लूटपाट के धंधे में पड़ गए। वैसे तो ये लोग बस कुछ फायदा पाना चाहते हैं, कोई भी खून खराबा नहीं चाहता। लेकिन आज हम डिब्बाबंद सामान ले जा रहे हैं। डिब्बाबंद सामान अनाज ही तो है। यह अनाज देखकर ही वे सब लपक पड़े, अपनी जान की परवाह किए बिना। उन्हें दोष भी नहीं दिया जा सकता, दोनों ही बेहद दुखी इंसान हैं। चलो हम चलते हैं। जिस इंसान को तुम्हारे पास लाना था मैं ले आया हूं, तो फिर मैं अब जाता हूं। बहुत मेहनत की तुमने। हम वापस आ गए हैं। वापस आ गए, बस यही काफी है। दादाजी, अरे ये छोटी इंग इतनी बड़ी हो गई है। दादाजी तुम्हारे लिए तरस गए थे। दादाजी, तुम्हें पता नहीं है ये बार हम कितने खतरे में थे। इस भैया की वजह से उन्होंने हमें बचा लिया। अरे अजी, हाँ, कितना मिलता है? बिल्कुल एक जैसा है। छोकरे, क्या तुम्हारा नाम लिन है? आओ बैठो। आप भी बैठिए। बड़े साहब, आपको कैसे पता कि मेरा नाम लिन है? तुम्हारे दादाजी का नाम लिन वानकुई है। आप मेरे दादाजी को जानते थे? पूरे हांगकांग में तुम्हारे दादा को बहुत से लोग जानते थे। हम दोनों गहरे दोस्त बन गए हैं। हाँ हाँ, शायद अब तो बस मैं ही बचा हूं। तो क्या आप जानते हैं कि मेरे दादाजी कहाँ हैं? क्या वे अभी जीवित हैं? ये बात अभी छोड़िए। आपने मेरे बेटे के पूरे परिवार की जान बचाई। आप हमारे गो परिवार के सबसे बड़े उपकारक हैं। अरे अरे अरे, आप मेरे दादाजी के गुरु हैं और उनके अंतरंग मित्र भी। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आप हमारे गो परिवार के लिए एक रक्षक बन गए हैं। अगर आप नहीं होते तो मैं अपने बेटे को कभी नहीं देख पाती। इसलिए आपकी कोई भी इच्छा हो, हमारा गो परिवार उसे पूरा करने का वादा करता है। मेरी इस बार हांगकांग यात्रा का मकसद बस मेरे दादाजी को ढूंढने के लिए ही तो, इसलिए शाओयिन को साथ लेकर जा रहा हूं। वैसे भी रास्ता एक ही है, तो आप बिल्कुल भी शर्म न करें। हाँ, तुम बिल्कुल झिझकना मत। नहीं तो अंकल गो, मैं रात को। दादा गो, कृपया मुझे विस्तार से बताइए मेरे दादाजी के बारे में। तुम्हारे दादा लिन वानकुई हैं। वो तो हमारे शियांगजियांग के परोपकारी व्यापारी हैं। उन दिनों जापानी सैनिकों से लड़ाई हुई थी। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी, यहां तक कि अपने बेटे को भी सेना में भेज दिया, जो युद्ध में शहीद हो गया। हर बार तुम्हारे दादा की बात आती है तो हम हांगकांग के सभी मर्द उनके सामने सिर झुका देते हैं। उस वक्त आप और मेरे दादाजी, उन दिनों तुम्हारे दादाजी ने जापान विरोधी व्यापारिक संघ बनाया। वो अध्यक्ष थे, मैं उपाध्यक्ष था। ये जापानी सैनिक तब हम दोनों परिवारों को मारना चाहता था। तुम्हारे दादा की ढाल की वजह से हमारा गो परिवार भागने में कामयाब रहा। छोटे हाओ, मेरी जान तुम्हारे दादा ने ही बचाई थी। आज से तुम मेरे अपने पोते हो। हमारे गो परिवार की सारी संपत्ति सब तुम्हारी ही है। अरे नहीं नहीं, गो दादा, मेरी इस बार वापसी का मकसद बस अपने दादाजी की पारिवारिक धरोहर ढूंढना है। क्या आप जानते हैं, क्या तुम्हें पता है हमारे लिन परिवार की पुश्तैनी हवेली कहाँ है? कोवलून में है। मुझे शक है उस साल जापानी सैनिकों ने तुम्हारे दादा को मार डाला था, इसलिए कि वे तुम्हारे लिन परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कीमती चीज छीनना चाहते थे। 3 दिन 3 रात खोदा, पर कुछ नहीं मिला। तो हमने तुम्हारे लिन परिवार की पुश्तैनी हवेली, क्या तुम्हारे दादा ने मुझे एक चीज सौंपी थी। और छोटी इंग कहाँ है? वो तुम्हारा जेड पेंडेंट लाओ, ये लेकर आओ। यह वही जेड पेंडेंट है उस समय तुम्हारे दादाजी ने जापानियों के हाथ न लगने देने के लिए मुझे सौंप दिया था।
ये हमारे पारिवारिक विरासत का हिस्सा है। सिर्फ तुम ही हो लिन परिवार के असली वंशज। इस्तेमाल करने की इजाजत है। लेकिन ये तो दिख रहा है कुछ खास भी तो नहीं है। लेकिन ये तो दिख रहा है कुछ खास भी तो नहीं है। नियति स्थान में हलचल है। क्या मेरा नियति स्थान अभी पूरी तरह तैयार नहीं है? दोनों पेंडेंट इकट्ठे होने पर ही सक्रिय होगी। संपूर्ण रूप वाली सृष्टि देली। अभी की यह सृष्टि देली पहले से ही अद्भुत चमत्कार है। पता नहीं संपूर्ण रूप में कितनी शक्तिशाली होगी। धन्यवाद दादा गो मुझे ये सब बताने के लिए। मैं फिर भी पैतृक घर घूमना चाहती हूँ। ठीक है, बस गो परिवार के अंगरक्षक तुम्हारे साथ रहेंगे। दूर से देखना ही काफी होगा। आप चिंता न करें, मैं सीमा जानता हूं। तुम्हारी ही बात मान लेता हूं। अपने गो अंकल को बुला लो। 10 लाख रुपए ले लो। जो चाहो खरीद लो। जो मन चाहे खरीद सकते हो। धन्यवाद ग्रैंडपा गो। हाँ, पता नहीं पैतृक घर के आसपास कितने जापानी सैनिक हैं। क्या मैं अकेला उन सबको मार सकूंगा? सतर्कता बढ़ा दो। ये तो ग्रैंडपा गो का ड्राइवर है। वो यहां कैसे आया? पिस्तौल। वो जापानी दुश्मन का आदमी है। योवा मास्टरलिन तुम ये क्या कर रहे हो? मैं हूं यार। मैं मिस्टर गो का ड्राइवर हूं। हम पहले मिल चुके हैं। अब नाटक बंद करो। तुमने उस छोटे एजेंट से संपर्क किया? और वो पिस्तौल भी इस्तेमाल की? अब बोलो तुम असल में हो कौन? मैं समझ नहीं पा रहा तुम क्या कह रहे हो। लिन साहब। लिन साहब ये सब एक गलतफहमी है। ये तो मैंने सोचा नहीं था। तुम्हारी जुबान बड़ी सख्त है। मारना है तो मार दो। मैं जापान का एक बहादुर सिपाही हूं। मैं कभी गद्दारी नहीं करूंगा। अपना देश। तो क्या तुमने कभी सुना है चीनी चिकित्सा में एक तकनीक है जिसे हड्डी जोड़ तोड़ने की कला कहते हैं? चिंता मत करो तुम नहीं मरोगे। मैं तुम्हें पूरी गारंटी देता हूं तुम्हारी जान दर्द से निकल जाएगी। अब तो बस हो गया। तेरा शरीर तेरी जुबान जैसा सख्त नहीं है। शैतान। तू शैतान है। मुझे मार डाल। जल्दी मुझे मार डाल। अलविदा। तुम्हारा जवाब सहयोग न करने की हिम्मत। मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगा। बोलो तुम हो कौन? गो परिवार में छुपकर क्या कर रहे हो? मेरा नाम मियामोतो जिरो है। क्योंकि मैं हांगकांग की भाषा अच्छी तरह बोल लेता हूं। हार के बाद उसे जासूस समझ लिया गया और वही रुक गया। उसका मकसद था ढूंढना लिन परिवार की पुश्तैनी निशानी। गो परिवार में छिपकर नजर रखना। क्या गो परिवार को मिल पाएगा? लिन परिवार की आने वाली पीढ़ियां। लिन परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही धरोहर क्या है? यह मुझे नहीं पता। मेरे वरिष्ठ अधिकारी बस इतना कहा कि खजाना बहुत महत्वपूर्ण है। यहां तक कि यह जापान के भाग्य को बदल सकता है। तुम्हारा बॉस कौन है? किताइचिरो। मेरे सभी काम उसी के इशारे पर होते थे। कुछ साल पहले लिन परिवार के खिलाफ जो कार्रवाई हुई वो भी उसी की साजिश थी। अब वो कहाँ है? वो इस वक्त ही शियांगजियान में है। उसने लियू गेंगशेंग का नकली नाम रखा है और तोंगलोवान के 28 बिल्डिंग में रहता है, एक घड़ियों की दुकान में। आखिरी सवाल मैं पूछूंगा, तुम जवाब दोगे। अगर साथ नहीं दिया तो जिंदगी मौत से बदतर हो जाएगी तुम्हारी। लिन परिवार के घर में अभी कितने जापानी सैनिक हैं? कितनी बंदूकें हैं? मैं तो बाहर से ही जानकारी पहुंचाता रहा हूं, अंदर कभी गया ही नहीं। मुझे बस इतना ही पता है। लिन युवराज।
आपने बहुत कष्ट उठाया। पूछताछ हो चुकी है। क्या मैं जा सकता हूं? मैंने तुम्हें जाने की इजाजत दी थी क्या? यही जगह होगी। आज पहले कमेटा इचरो का काम तमाम करते हैं। महोदय, कृपया ठहरिए। आप यहां अंदर नहीं जा सकते। ये तो घड़ियों की दुकान है ना? मुझे अंदर क्यों नहीं जाने देंगे? ये तो निसान की गाड़ी है। ये तो हाई एंड शोरूम है। आपने फॉर्मल ड्रेस नहीं पहनी है। तो फॉर्मल ड्रेस कैसी होती है? कम से कम मेरी तरह तो हो। आपकी तरह? अभी मैं कैसा हूं? क्या ये सही तरीके से लगा है? बस बहुत हो गया। आप अंदर आइए। पेटेक फिलिप, रोलेक्स, ये सब भविष्य में 10 लाख से शुरू होने वाली घड़ियां हैं। महोदय, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? ये घड़ियां कितने की हैं? ये सभी घड़ियां हमारी दुकान की हैं। ये तो बहुत हाई एंड चीजें हैं। इनकी कीमत 200 रुपये है। भविष्य में ये हजारों रुपए की होंगी। लाखों रुपए वाली ये घड़ियां अभी तो सिर्फ कुछ 100 रुपए में मिल रही हैं। ठहरिए, आपकी दुकान में कितनी घड़ियां हैं? सब मेरे लिए पैक कर दो। हमारी दुकान में 200 से भी ज्यादा घड़ियां हैं। क्या आपको सभी चाहिए? हाँ, सभी चाहिए। महोदय, आप थोड़ी प्रतीक्षा करें। मैं अभी आपके लिए पैक कर देता हूं। मैंने इतनी सारी घड़ियां एक साथ खरीद ली। क्या आप अपने मालिक को नहीं बुलाएंगे ताकि वो मेरा स्वागत कर सके? अच्छा जी, ठीक है। मालिक जी, इस महोदय ने अभी अभी खरीद ली हैं हमारी सारी घड़ियां। समझ गया। पहले तुम बाहर जाओ। हे, यह महोदय, एक बात पूछूं? तुम किस घराने के बेटे हो? इतने दिल खोलकर खर्च करते हो। लिन परिवार? ये कौन सा लिन परिवार है? मैं इतने सालों से हांगकांग में हूं, कभी किसी लिन परिवार के बारे में नहीं सुना जो इतना अमीर हो। तो मैं तुम्हें एक बार और याद दिला दूं, मेरा नाम लिन है। लिन वानकुई वाला लिन। तो ये लिन है। तुम असल में हो कौन? मेरे दादाजी का नाम लिन वानकुई है। तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूं? हिलना मत। हुआ देश की एक पुरानी कहावत है, समय के साथ चलने वाला ही बुद्धिमान होता है। बोलो, तुम्हारे दादाजी ने जो पारिवारिक खजाना छुपाया था वो कहाँ है? अब मैं सवाल पूछूंगा, तुम जवाब देना। एक भी फालतू बात की तो मैं तुझे पहले मार डालूंगा। हिलना मत। अगर हिला तो मैं गोली चला दूंगा। बहुत ज्यादा बकवास कर रहे हो। मार डालो, कमीना। अजीब राक्षस। तुम राक्षस हो। पहले तुझे मारकर थोड़ा बदला लेता हूं। मालिक, क्या हुआ? तुम कौन हो? हमारे जापानी देश की धरती पर हत्या करने की हिम्मत? हाँ, तुम भी एक छोटे जापानी सिपाही हो। तुम्हें किसने भेजा है? उन्होंने तुम्हें कितने पैसे दिए? क्या? तुम किस गिरोह से हो? मैं कॉपर हार्बर के इंस्पेक्टर को जानता हूं। चाहे तुम किसी भी गिरोह से हो, मैं तुम्हें दोगुनी कीमत दूंगा। प्लीज मुझे छोड़ दो। 2 गुना, 10 गुना। बस तुम मुझे छोड़ दो। मैं 10 गुना कीमत चुकाता हूं। तो मेरे लिन परिवार के 29 लोगों की जान का, मेरे करोड़ों भाई बहनों की जान का, क्या तुम सब चुका सकते हो? क्या? ये तो नहीं सोचा था। जापानी सैनिक हांगकांग में इतना पैसा कमाया है। सिर्फ अमेरिकी डॉलर ही 2 लाख से ज्यादा है। अब तो मालामाल हो गए। पहले मैं गुओ परिवार के पास वापस जाता हूं, उनसे सारा अनाज में बदलवा लेता हूं। योंगी।
भाई लिन, तुम आखिर लौट ही आए। छोटी यिन के साथ कुछ अनहोनी हो गई है। अंकल गो, आप जल्दी मत कीजिए। आखिर हुआ क्या है? छोटी यिन को जापानी सैनिकों ने पकड़ लिया है। क्या? तुम्हारे लिए कुछ कपड़े खरीदने जा रही थी, पर बस दरवाजे से बाहर निकली थी कि उन्होंने संदेश भेजा है कि तुम्हें खुद ही लिन परिवार के पैतृक घर आना होगा। नहीं तो नहीं तो शाओ यिन को मार देंगे। अच्छा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? को अंकल, आप चिंता ना करें, मैं अभी छोटी यिन को वापस ले आता हूँ। ये जापानी सैनिकों की एक चाल है। वे जानबूझकर तुम्हें वहां ले जा रहे हैं। जल्दबाजी मत करो। दादा गो, ये सब मेरी वजह से हुआ है, और वैसे भी मेरा इरादा था कि घर में छुपे जापानी सैनिकों को खत्म कर दूं। आप चिंता न करें, मैं इंशा को जरूर सही सलामत वापस लाऊंगा। मुझे उन छोटे दुश्मनों पर बहुत पहले से गुस्सा था। यांग, तुम अभी जाओ और हमारे परिवार को बचाओ। इतने सालों से पल रहे बॉडीगार्ड्स को साथ ले चलो। आज ही उन छोटे दुश्मनों को खत्म कर देंगे। ये काम मैं अकेला संभाल लूंगा। तुम लोग बाहर से सहयोग देना। ज्यादा लोग होने से मेरा ध्यान भटकेगा। पूरी तरह से कार्यवाही नहीं कर पा रहे हैं। लिन परिवार के खून का बदला आज ही सबका सफाया कर दिया जाएगा। रुको, कौन हो तुम? तुम जापानी दरिंदे, क्या करोगे हमारे घर में? मुझे अंदर बैठने के लिए भी नहीं कहा। मेरे साथ चलो। लिन हाओ भैया, मैं आ गया हूं। शिव इनको छोड़ दो। छोड़ने की बात अभी जल्दी नहीं है। सुनते हैं तुम हो लिन वान कोई के पुते, तो तुम्हें जरूर पता होगा लिन परिवार का खजाना कहाँ है। मुझे बताओ। मुझे नहीं पता। तो क्या ये चीज पहचानी है? एक सिक्का होना चाहिए। वो तुम्हारे पास है ना? उसे मुझे सौंप दो। बस मैं इसे तुम्हें सौंप दूं तो तुम उसे छोड़ दोगे? बिल्कुल। हम जापानी लोग सबसे ज्यादा वादे निभाने वाले होते हैं। नहीं। बहुत अच्छा। मुझे मिल गया। मिल गया। यही वो है। आखिरकार मुझे मिल ही गया। लिन परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही यह निशानी। महाराज, वे मुझे जरूर इनाम देंगे। मैंने वो चीज सौंप दी है। अब तुरंत उसे छोड़ दो। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। अभी अभी। अब आप उसे छोड़ सकते हैं। पुराना वो जैड अब मेरे पास है। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। मैं न सिर्फ उसे जाने दूंगा, बल्कि तुझे भी उसके साथ मरवा दूंगा। नहीं, ऐसा मत करो। हाँ हाँ हाँ। तुम क्यों हंस रहे हो? हंसता हूं कि कुत्ता कभी गंदगी छोड़ता ही नहीं। पहले यह छोटी इन थी। मैं नहीं चाहता था वो ये सब देखे। खूनी मंजर। अब जब बातचीत टूट ही गई है, तो मैं पहले तुम्हें मार दूं। मिशन पूरा हो गया। कल मैं सबको लेकर वापस देश जाऊंगा और इनाम लूंगा। शायद तुम लोग वापस नहीं जा पाओगे। नहीं। राक्षस, तुम एक राक्षस हो। कोई भी चीज असंभव नहीं है। जिस पल से तुम लोगों ने हुआ राज्य की सीमा में कदम रखा, उसी क्षण से तुम्हें तैयार रहना चाहिए, मरने की तैयारी के लिए। हिलना मत। हिला तो ऐसे गोली मार दूंगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें दिखाता हूं लिन परिवार की इस पारिवारिक धरोहर की असली ताकत। क्या? वो आदमी कहाँ है? वो गया कहाँ? ये तुम्हारी चिंता की बात नहीं है। आखिरकार सब खत्म हो गया। तो ये रहा राज।
यह नियति स्थान दादाजी ने हमारे लिए छोड़ा था, अनमोल खजाना। इतनी अद्भुत चीज। दादाजी के बारे में कुछ पता नहीं, ये कहां से आया? हाँ भाई, कितने दिन बाद मुलाकात हुई। तुम झांक विनवान हो? हाँ भाई, सोचा नहीं था। मैं झांक विनवान हूं। सही कहूं तो मैं 60 साल बाद के भविष्य से हूं। यह है झांक विनवान। मेरा समय है साल 2025। इस समय सुरंग से गुजरकर तुम वापस 2025 में जा सकते हो, अपने असली समय में लौट सकते हो। तुम ही हो 60 साल बाद की झांक विनवान। हाँ बिल्कुल सही। उस साल 4-9 शहर में हमारी जुदाई के बाद तुमने मुझसे कहा था समाज के लिए उपयोगी इंसान बनने को। तब से मैंने पूरी लगन से पढ़ाई की और आखिरकार 2025 में टाइम मशीन बना ही ली। ओह, वही तो है जो तुम्हारे हाथ में पेंडेंट है। मैंने तुम्हारा वो बर्बाद होने वाला जीवन बदल दिया, तुम्हें वर्तमान का ये जीवन दिया। अब तुम्हारे पास एक विकल्प है, समय में वापस लौटकर साल 2025 में जाने का। अगर मैं वापस चली जाऊं, कॉन्ग्रोनिया कॉन्ग्रोनिया, क्या समय बदल सकता है? क्या 3 साल का भीषण अकाल फिर आएगा? क्या फिर बहुत से लोग भूख से मरेंगे? माफ करना हाँ भाई, मैं इतिहास नहीं बदल सकता। इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मैं यही रुकने का फैसला करती हूं। मैं अकाल के आगमन को रोकूंगा। तुम अब भी वही हो जिसे मैं याद करती हूं, वही हाउ भैया। चूंकि तुम वापस नहीं जा रहे, तो मैं तुम्हें एक आखिरी तोहफा देती हूं। यह संकर धान का बीज है, मैं इसे तुम्हें सौंपती हूं। भैया हाउ, अलविदा। उम्मीद है कि 60 साल बाद हम फिर मिल सकेंगे। अलविदा। लिन हाउ भैया, आपने अभी क्या किया? यह कितना अद्भुत है। क्या तुम जानते हो, मैं अभी अभी एक ऐसी जगह गया था जो बहुत अद्भुत थी। यह रहस्य है। शश, यह मेरा और लिन हाउ भैया का राज है। अब साल 1958 है। अभी भी सब कुछ संभव है। शायद इस बार मैं इतिहास बदल सकता हूं।